प्रेस वार्ता में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सभी माननीय मंत्रीगण और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हमारे साथ सभी 22 जिलों के उपायुक्त महोदय एवं सभी अन्य अधिकारीगण और विशेष रूप से हमारे प्रेस, छायाकार एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज हमारा संपूर्ण प्रदेश अपना 56वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज इस शुभ अवसर पर इस विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से उनके संबोधन के लिए अनुरोध करता हूं। आज की इस पत्रकार वार्ता में मंत्रिमंडल के मेरे सभी वरिष्ठ साथीगण, हमारे जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, बीजेपी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी अभी आने वाले हैं। दो हमारे मंत्री साथी हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली में हैं, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं, उस कारण से नहीं आए हैं। अनिल विज जी थोड़ा सा देरी से पहले से उनका आने का समाचार होता है तो दोपहर बाद ही वो आएंगे, लेकिन हो सकता है भोजन के समय हमारे साथ शामिल हो जाए। सबसे पहले तो आज हरियाणा दिवस है, 56वां स्थापना दिवस हरियाणा का आज हम मना रहे हैं। इस अवसर पर आप सबको और आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को, जहाँ भी कहीं देश दुनिया में हमारा हरियाणवी समाज है, उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, इस अवसर पर और भी 3 विशेष उल्लेखनीय जो घटनाएं हैं या दिन हैं वो भी ज़रूर मैं याद करना चाहूँगा। 3 दिन पहले ही हमारे सरकार के पहले सत्र के 5 साल और इस सत्र के 2 साल, 7 साल पूर्ण हुए हैं। या 8वां साल 27 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ है। कल 31 अक्टूबर को देश भर में हम लोगों ने राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया। हमारे प्रथम गृह मंत्री, देश जब आज़ाद हुआ तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका जयंती का दिन 31 अक्टूबर होता है और उनको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम ये मना करके एक प्रकार से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उन्होंने इतना बड़ा काम किया। देश आज़ाद जब हुआ उस समय 550 से ऊपर रियासतें थी और अंग्रेज ने सबको छूट दे दी थी कि कोई भी रियासत इस देश के जो संविधान बनेगा उसके अंतर्गत आना चाहें या वो अपना संविधान बना सकते हैं, ऐसी छूट दे दी थी। एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लौह पुरुष सरदार वल्लभ पटेल गृह मंत्री होने के नाते से उनका दायित्व था, उन्होंने उन सब रियासतों को, उनके जो रजवाड़े राजा महाराजा, उनको परस्यू किया और 3 रियासतों को छोड़कर बाकी सबको उन्होंने मना लिया कि भारतीय संविधान के अंतर्गत ही हम आज़ाद देश के अंतर्गत ही रहेंगे, हम अलग से अपनी रियासत नहीं रखेंगे। अलग स्टोरी है, फिर 3 रियासतें बची, उनको कैसे ठीक किया गया। और जम्मू कश्मीर तो अंत तक 370 के कारण से वो बना रहा, जो अब वर्तमान देश के प्रधानमंत्री ने इस कदम उठा करके और 370 को निष्प्रभावी किया है। तो आज हम कह सकते हैं कि वर्तमान भारतवर्ष के अंतर्गत आने वाली सभी रियासतें वो अपने एक ध्वज के नीचे, एक संविधान के नीचे आने की भूमिका सब बन गई है, जिसकी शुरुआत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और एक अवसर आज से 3 दिन बाद आने वाला है, दीपावली, इसकी भी आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज के अवसर पर हम सब लोग इसलिए एकत्र आए हैं कि हरियाणा दिवस एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस हमारे लिए वर्ष भर में होता है, जब हम अपने हरियाणा की 55 वर्ष की यात्रा और उसमें भी 7 वर्ष की हमारी यात्रा और फिर आगे के लिए हरियाणा की एक सोच, एक कल्पना। जैसे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत महोत्सव के समय हम अपने आज़ादी के 75वां वर्ष ये मना रहे हैं, तो जो 75 वर्ष में किया है, साथ में आने वाले 25 वर्ष इसकी भी रूपरेखा हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। हमने
सस्टेनेबल गोल्स, इनकी जो बात की है, तो कुछ लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए अगले 25 साल के भी। वो जो सस्टेनेबल गोल जो हैं, इनका डेवलपमेंट गोल्स, इनकी रूपरेखा तो 2030 तक की बनी है, लेकिन उसके भी आगे ये मानो कि 2047 तक हमारा देश, हमारा प्रदेश ये अपनी योजना बना करके आगे चले। उसी संदर्भ में आप लोगों को ध्यान कराना चाहूँगा कि जब हरियाणा बना, एक भेदभाव के कारण से, ये जो हमारा हरियाणा का क्षेत्र है, ज्वाइंट पंजाब में बहुत भेदभाव होता था। उस समय के कर्णधारों ने अलग प्रदेश की जो मुहिम चलाई, 1 नवंबर 1966 को प्रदेश हरियाणा अपना बना। ये कहा जाता था कि हरियाणा बनने के बाद अपने यानी कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं दे पाएगी, लेकिन हम कितना उसमें आगे बढ़ गए हैं। आपको पता है कि आज हरियाणा बहुत चीज़ों में दुनिया, यानी हरियाणा देश के विभिन्न प्रांतों की अगर तुलना करें तो हरियाणा प्रथम स्थान पर पहुंचा है। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है, हमारी पर कैपिटा इनकम जो बड़े राज्यों में हम प्रथम स्थान पर हैं, आज 2,49,000 रुपया ये हमारी पर कैपिटा इनकम आज देश में है, जो और किसी बड़े राज्य की नहीं है। छोटे राज्य गोवा है, दिल्ली है, इनको हम छोड़ सकते हैं क्योंकि वो सिटी स्टेट्स हैं। इसलिए ये उल्लेखनीय बहुत चीज़ें हमारी हुई हैं। हमने 7 साल में जो 2014 का गुड गवर्नेंस डे हमने मनाया था, उस दिन ही हमने शुरुआत कर दी थी कि ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, इस प्रकार के सारे सिस्टम को हमने शुरू किया था। सीएम विंडो हमने इस दिन शुरू की। उस दिन हमने एक प्रकार से ई गवर्नेंस की शुरुआत की थी, और शुरुआत करने के बाद चाहे वो हमारी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी, ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी हो, चाहे मेरिट के ऊपर नौकरियां हो, और चाहे ई ऑफिस की हमने अब शुरुआत की है, बहुत से ई ऑफिस के माध्यम से चीज़ें पहुंच गई हैं। रूट लेवल तक सर्विसेज कैसे पहुँचें, चाहे वो अंत्योदय केंद्र हैं, सरल केंद्र हैं, अटल सेवा केंद्र हैं, उनके माध्यम से ऊपर से नीचे तक कितने ही रिफॉर्म्स हमने किए हैं। अगर वो रिफॉर्म सारे गिनाने लगेंगे तो बड़ा लंबा समय लगेगा। आपके सामने कई बार हमने वो विषय बताए हैं। फिर भी हमने, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान हो, हमारी पावर, क्योंकि बहुत समय पर सभी मुख्यमंत्रियों ने हमेशा कहा कि हमारे गांव में 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन कभी किसी काल में ये सफलता मिली नहीं। इन 7 सालों में कह सकता हूँ, 2016 में कुरुक्षेत्र में एक गांव से हमने शुरू किया था, और आज बड़ी खुशी है इन 7 सालों में आज हमारे पावर मिनिस्टर चौधरी रणजीत सिंह जी भी उसमें पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। 2 दिन पहले भी 100 नए गांव में ये 24 घंटे बिजली की हमने एक नई शुरुआत की, और आज 5,485 गांव, लगभग 5500 गांव 24 घंटे बिजली जा रही है, जो कुल गांव का 77% बनता है। लगभग 1000 गांव के आसपास बचे हैं। बहुत जल्दी मुझे लगता है कि उनको भी हम कवर कर लेंगे, और इसमें 10 जिले तो ऐसे हैं जहां एक भी गांव ऐसा नहीं है कि जहां 24 घंटे बिजली न जाती हो। बाकी 10 जिलों में कहीं 100, कहीं 50, कहीं 20, कहीं 200, इतने गांव जो बचे हैं उसको बहुत जल्दी पूरा करेंगे। हमने महिलाओं के विकास पर, महिला थाने, महिलाओं के अपराध के विरुद्ध जो स्टेप्स लिए हैं, और इसी प्रकार से जो महिलाओं की संख्या कांस्टेबलरी में, इसको ज़्यादा किया है। पढ़े लिखे युवकों को जो बेरोजगार हैं उनके लिए सक्षम योजना ये हमने शुरू की है। जहाँ तक अगर आंकड़े में कुछ आपके ध्यान कराऊं तो इन 7 सालों में कितना हम आगे बढ़े हैं। जैसे राज्य का जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, ये 3,53,000 करोड़ रुपए था। आज 7 साल के बाद ये 7,64,000 करोड़ रुपया है। यानी जो वृद्धि दर है ये 6.24 थी 2014 में, और 21 में 7.78 ये वृद्धि दर जीडीपी में। अर्थात हम जीडीपी में भले ये 2 वर्ष, 1.5 वर्ष हमारा कोविड का भी निकला हो, तो भी हम इसको 8% की अपेक्षा हमारी है कि इस वर्ष का जो वृद्धि दर है ये एट द एंड ऑफ द ईयर हम 8% तक पहुंचेंगे, ऐसा हमको लगता है। प्रति व्यक्ति आय मैंने आपको बताई है। खाद्यान्न का उत्पाद, यानी जो 2014 में 1,69,00,000 टन था कुल खाद्यान्न,
वर्ष भर का 169 लाख था, आज वो 195 लाख अर्थात 26 लाख मीट्रिक टन इन 7 सालों में प्रति वर्ष के हिसाब से ये खाद्यान्न हमारा बढ़ा है। ऐसा ही नहरों के द्वारा सिंचित क्षेत्र जो 7 साल पहले 58,80,000 एकड़ था, अभी वो 60,42,000 अर्थात 1,62,000 एकड़ ये हमारा सिंचाई का क्षेत्र भी बढ़ा है। और मैं समझता हूँ कि जैसे हमने माइक्रो इरिगेशन का अभियान इस वर्ष शुरू किया है, जल प्रबंधन के हमारे 2 वर्ष का जो उल्लेख किया था उसमें जल प्रबंधन अच्छे प्रकार से हम कर रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन होने के बाद हमने कहा कि हर खेत को पानी मिलेगा, चाहे वो नहरी पानी मिले माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से, चाहे वो ट्यूबवेल का पानी हो। ट्यूबवेल के पानी को हमने थोड़ा कंट्रोल इसलिए किया है कि डार्क जोन एरिया बढ़ता चला जा रहा है, तो इसलिए प्राथमिकता हमारी नहर के पानी को या पानी स्टोरेज करके जो बरसात का पानी है उसको स्टोरेज करके और माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से कोई खेत ऐसा बचना नहीं चाहिए जो सिंचाई रहित हो। पूरे ज़मीन पर यानी 80 लाख एकड़ हमारी ज़मीन है, पूरे का पूरा ये सिंचित क्षेत्र के अंदर आए। जहाँ तक उद्योग की बात है, जो बड़े मध्यम स्तर के और छोटे उद्योग सब अगर मिला लें हम तो 1660, छोटे नहीं है बड़े और मध्यम, ये 1660 उद्योग थे 2014-15 में। और हमने इन्वेस्टमेंट समिट किया, विदेशी इन्वेस्टमेंट भी बहुत आई, आज उनकी संख्या 3,542 है, मोर देन डबल। ये नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज जो हैं बड़े और मध्यम स्तर के, इसकी एक तुलनात्मक एक जानकारी आपको दी है। जहाँ तक एजुकेशन है, हायर एजुकेशन महाविद्यालय 14 में 105 थे, आज 172 हैं, अर्थात 67 नए कॉलेज हमने खोले हैं, जिसमें अधिकांश महिला कॉलेज हैं। कहीं बीएड कोएड भी खोले हैं, कहीं महिला कॉलेज भी हैं। तो इस प्रकार के 67 नए कॉलेज इन 5-7 सालों में खुले हैं। विश्वविद्यालयों की संख्या भी पहले 43 थी सरकारी प्राइवेट मिला करके, आज ये 56 है, अर्थात 13 नई यूनिवर्सिटीज़ ये इन 7 सालों में और नई बनी हैं। मेडिकल कॉलेजेस 7 थे, अब 13 हैं। उन 7 मेडिकल कॉलेज में 2014 का जो MBBS का एडमिशन था वो मात्र 700 था, अब बढ़कर के 1685 हो गया है। और आने वाले वर्षों में हमने जो कहा हुआ कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, तो उसके अंतर्गत जितने नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, हमारा टारगेट 2500 यानी MBBS के छात्र, ये एडमिशन हमारा टारगेट है, जिसमें से मानते हैं कि हर वर्ष प्रदेश में 2000 नए डॉक्टर्स हम अपने बेड़े में यहाँ जोड़ सकें। स्वाभाविक है, कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो पढ़ाई लिखाई करके कोई विदेश भी चला जाता है, कोई दूसरे प्रांतों में चला जाता है, कोई बड़े शहरों में चला जाता है। अगर 2500 में से हम 2000 अपने यहाँ रिटेन कर सकें, तो मुझे लगता है कि हमारा जो आवश्यकता, जो मापदंडों के अनुसार जितनी डॉक्टर्स की आवश्यकता है हरियाणा की, उसको हम बहुत जल्दी आने वाले कुछ वर्षों में पूरा कर पाएंगे। मित्रों, हमने लोकतंत्र को बड़ा मजबूत किया इन 7 सालों के अंदर। जैसे पंचायती राज, इसको अधिक शक्तियां प्रदान की जाएं, तो इसके अंदर इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हमने बनाई और एक तालमेल, एक समन्वय बैठा रहे, और उसमें पंचायतों को, पढ़ी लिखी पंचायतों को बनाने का एक जो हमने अभियान शुरू किया था, हमको सफलता मिली। बहुत उसमें संघर्ष करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक जा करके हमने इस विषय को ले जाकर और अपने यहाँ लागू कराया, और सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत अच्छा भी निर्णय दिया था कि नॉट ओनली इन हरियाणा बट इन अदर स्टेट्स ऑल्सो शुड फॉलो दिस कंसेप्ट। इसी प्रकार महिलाओं को प्रतिनिधित्व के नाते से इस बार हमने 50% महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया है। पहले 33% का आरक्षण था, लेकिन चुनाव में 42-43% तक महिलाएं पहुंची हैं, लेकिन अब उसको 42 से भी 50% का सुनिश्चित प्रतिनिधित्व। ये मैं बार बार कहता हूं कि आरक्षण नहीं है 50% पार्टिसिपेशन या रिप्रेजेंटेशन, इस प्रकार से और हमने इसका एक प्रावधान किया है। हालांकि ये भी विषय कोर्ट में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि नई कंसेप्ट कहाँ से आ गई है। अदरवाइज तो हमेशा रिजर्वेशन करते हैं, हमने इसको पार्टिसिपेशन कहा है। इसके ऊपर चर्चा चलेगी तो मुझे लगता है जैसे हम पहले जीते हैं, इस पर भी निश्चित रूप से हम जीत करके निकले हैं। आइदर वे कहीं भी उसका कोई कठिनाई ना आए, वरना ये हो कि एक प्रदेश ने 50% रिजर्वेशन किया था, वहाँ महिलाओं की संख्या 63% हो गई, तो पुरुषों में चर्चा शुरू हो गई कि पुरुष जो है 37 रह गए, तो इसलिए पुरुषों की 50% करो।
तो उस समस्या का हल करने के लिए, क्योंकि 50-50 का एक प्रावधान समाज के अंदर है ही है, इसलिए हमने उसको उस ढंग से किया है और मुझे लगता है कि सुप्रीम हाई कोर्ट इसको ज़रूर हमारी बात को मानेगा। एक विषय जो बाकी प्रदेशों में कहीं अभी नहीं, हमने राइट टू रिकॉल ये किया है, अर्थात 75% वोटर्स या उनके प्रतिनिधि अगर किसी प्रतिनिधि को वापस बुलाना चाहें तो इसका एक प्रावधान किया है। इस प्रकार की कोई स्थिति अभी तक उत्पन्न हुई नहीं है, फिर भी हमने ये प्रावधान किया है। अगर कहीं कोई एक आध जगह ऐसा होता कि बहुत ही मान लो कोई प्रतिनिधि अपेक्षाओं पर पूरा नहीं उतरता या अपेक्षाओं के विपरीत जाने लग जाता है, तो पब्लिक को अधिकार दिया है, इसका कोई उपयोग करे तो कर सकते हैं। जहाँ तक कृषि का विषय है, कृषि में भी हमने अभूतपूर्व काम किए हैं। अब ये अलग बात है कि किसी विषय को लेकर के आज के कुछ नेता एक आंदोलन की राह पकड़े हुए हैं जिसका हरियाणा के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है, वो केंद्र सरकार के विषय हैं, लेकिन विषय ठीक है, केंद्र सरकार ने जो लागू किए हैं उसमें हमारी सहमति है कि तीनों कानून किसान के हित में है, कृषि के बढ़ोतरी के लिए हैं। तो भी हमने यहाँ जो किया है, एक नया प्रयोग किया कि हर एक खेत की रजिस्ट्रेशन हो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से, ताकि किसानों को कोई कठिनाई ना हो, ना प्रोक्योरमेंट में हो और न ही उनको जो कल को खराबा होता है कंपनसेशन मिलता है उसके अंदर कोई झगड़ा पड़े, ना बैंक के साथ हो ना कंपनी के साथ हो। एक सुविधाजनक तरीके से इन्फॉर्मेशन है, जस्ट इन्फॉर्मेशन के अलावा वो कुछ नहीं है और इसका बहुत बड़ा लाभ होता भी है। पिछले लगातार 3-4 वर्षों से जब से हमने चलाया है तब से किसानों को बहुत लाभ हुआ है और बड़ी स्मूथनेस आई है। इस बार हम देखते हैं प्रोक्योरमेंट में इतनी स्मूथनेस है कि पहले के वर्षों में कभी देखी नहीं गई। जो पहले के अनुभव आए थे, कुछ कठिनाइयाँ आई थी, उनको सबको हमने सॉल्व किया है, चाहे वो वहाँ पर उठान का विषय हो, चाहे बोली लगने का विषय हो, चाहे जो मॉइस्चर के कारण से कुछ दिक्कतें तकलीफें आती थी, कुछ मिलों के कारण से भी तकलीफें थी, ट्रांसपोर्टेशन की, ऐसी सब चीज़ों को सबसे पार्टिसिपेशन करके उनसे बातचीत करने के बाद रास्ते निकाले और बहुत स्मूथ इस बार हमारी प्रोक्योरमेंट धान की जो है चल रही है। और जहाँ तक बाजरे का विषय है, बाजरे के विषय में इस बार चूँकि बरसात के कारण से खराब बड़ी मात्रा में बाजरा हुआ है, तो जो ऐसे किसान थे जिनके बाजरे की खराबी बहुत हो गई थी, उनको लगता था कि भाई हमारा नुकसान ज़्यादा होगा क्योंकि सरकार खरीदेगी नहीं। पैरामीटर स्पेसिफिकेशन होते हैं, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से प्रोक्योरमेंट की जाती है। वो बाजरा स्पेसिफिकेशन पर खरा नहीं उतर रहा था। हम अगर खरीदते तो जो ठीक बाजरा था, जो आज 1600 1650 में बिक रहा है, हम तो 2250 रुपये वही लेने वाले थे। बाकी तो कठिनाई थी हमारे लिए भी। उनका तो जो हमने 600 रुपया भावांतर भरपाई योजना लागू की है, तो 1600 को तो 2250 मिल गए, लेकिन जिनका खराब था उनको वही 1200 मिलते, 1300 मिलते, 1100 मिलते, इससे आगे कुछ मिलने वाला नहीं था। हमने उनको भी 600 रुपया दिया है, तो उनको भी ये लगता है कि एक बहुत बड़ा लाभ उनको हो गया कि हमारा बाजरा भी चाहे खराब हुआ तो भी उनको 1800-1900 रुपया उसका मिल गया, खराब बाजरे का भी। तो इस प्रकार से बहुत संतोष बाजरे के जो ग्रोवर्स हैं उनके अंदर है। मैंने पानी का प्रबंधन, इस पर भी बहुत चिंता की 7 वर्षों में लगातार। पहला तो SYL, इसको सुप्रीम कोर्ट में निर्णय करवाना, बहुत इस पर हमने, हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, लीगल डिपार्टमेंट है, उन्होंने प्रयत्न किया। हमने भी जो विषय निकाले जा सकते थे उनको सुझाए जा सकते थे, हमारे डिपार्टमेंट ने, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने सब सुझाए। आखिर कोर्ट ने माना कि पानी पर हरियाणा का अधिकार है, ये पानी हरियाणा को मिलना ही चाहिए, वरना 12 साल से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के नाम से ये एक ठंडे बस्ते में ये विषय पड़ा हुआ था। आज केवल SYL को बनने के लिए एक अवार्ड सुनाना है सुप्रीम कोर्ट ने, कभी भी वो सुना सकते हैं। तो ये अवार्ड सुनाए जाने के बाद तुरंत SYL का पानी हमको मिलेगा। लेकिन चूँकि ये विषय लिटिगेशन कोर्ट में सबजुडिस केस है, तो सबजुडिस केस के कारण से मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि इसको पॉलिटिकल इशू न बनाए कोई भी, ना कोई हरियाणा में बनाए ना कोई पंजाब में बनाए। अगर अधिकार हमारा है तो नहर बननी है, कौन एजेंसी बनाएगी, इतना मात्र काम है और सुप्रीम कोर्ट पर हमारा भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट उसको निश्चित रूप से उसको करेगा। ऑनलाइन सिस्टम जैसे मैंने बताया ये सारे हमने किए हैं। आज एक ऑनलाइन का एक नया विषय में बाद में उसको लॉन्च भी करना, वो भी बताऊंगा। राइट टू सर्विस, इसके अंदर एक नया प्रयोग किया है, ऑटो अपील सिस्टम। अब राइट टू सर्विस एक्ट तो बहुत वर्षों से बना हुआ है, लागू करने में कोई इसकी चिंता नहीं करता था, लेकिन हमारे जो कमीशन इस समय है, राइट टू सर्विस कमीशन, उन्होंने एक प्रयोग शुरू किया कि अगर कहीं फेल्योर है कोई कर्मचारी अधिकारी, तो जो समय निश्चित है उसके बाद वहाँ कोई किसी को अपील करने की जरूरत नहीं है, ऑटो अपील होकर के जो
ऊपर का जो श्रेष्ठ अधिकारी है उसके पास अपील हो जाएगी और उसको भी 30 दिन में इस विषय को निपटाना है। 30 दिन में अगर वहाँ नहीं निपटेगा तो उनसे ऊपर जो थर्ड लेवल है वहाँ वो अपील हो जाएगी और फिर नीचे के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। और अच्छी बात यह है कि 1000 से ऊपर ऐसी ऑटो अपील हो चुकी हैं जिसमें डिपार्टमेंट्स में थोड़ा सा जिसको कहना चाहिए एक गंभीरता बनी है कि टाइम से इन चीज़ों को सॉल्व करो। और लगभग 500 से ऊपर सेवाएं इसके अंदर सब उसके ऊपर काम चल रहा है। अभी तो 4 ही डिपार्टमेंट हैं जिनके ऊपर लागू किया गया है, लेकिन धीरे धीरे सभी डिपार्टमेंट से लागू हो जाएगा और 500 से ऊपर ऐसी सेवाएं हैं जो टाइम बाउंड होंगी। टाइम से सरकारी अधिकारी कर्मचारी को उसको काम को करना ही होगा। टाइम से नहीं कर सकते तो पहले से उनको बताना होगा कि ये इसमें कठिनाई है जिसके कारण से निश्चित टाइम पर ये चीज़ नहीं करना संभव नहीं है। एक्स्ट्रा टाइम की डिमांड अधिकारी कर्मचारी कर सकता है। तो इस प्रकार से एक बहुत एक क्रांतिकारी एक कदम मैं कह सकता हूँ इसको आज के नाम से जो हुआ है। जहाँ तक नौकरियों का विषय है, हमने मिशन मेरिट को तो लागू रखना ही है, फिर भी इसमें और कैसे सरलीकरण कैसे हो व्यवस्थाओं का और योग्यता को कैसे हम सुनिश्चित कर सके योग्य व्यक्ति। बहुत सी शिकायतें नकल की, पेपर लीक की, पेपर आउट की, ये पिछले दिनों में हम लोगों ने सुनी है। पहली बात तो है कि ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ और पहले नहीं होता था, पहले भी होता था, लेकिन इन चीज़ों को कोई उजागर करने नहीं देता था, कोई करता भी नहीं था। हमने तो आगे बढ़ करके स्वयं इसके ऊपर संज्ञान लिया है कि अगर कहीं भी पेपर कोई आउट हुआ, लीक हुआ, तो हमने 2-2 पेपर कैंसिल भी किए हैं, रद्द किए हैं, पोस्टपोन किए हैं, दोबारा फिर लिए हैं। भले करोड़ों रुपया उसके ऊपर हमारा खर्च भी होता है, लेकिन कहीं भी इस विषय को और बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पेपर लीक और पेपर आउट के विषय में जब ध्यान में किया गया तो ये कई स्टेट्स के अंदर ये चीज़ें फैली हुई हैं। बहुत बड़ा एक ग्रुप है ये, और इस ग्रुप को पकड़ने में अब हमारी पुलिस ने बहुत काम किया है। पीछे जो एक पेपर आउट हुआ था, उस पेपर आउट होने में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और कितने प्रदेशों के, यानी हिमाचल में भी कुछ लिंक मिले। ऐसा एक सुनिश्चित एक गिरोह बना हुआ है। इस गिरोह में 48 लोग हम पकड़ चुके हैं और पिछले दिनों के अंदर लगभग 40 लोग और पकड़े गए जो नकली जो रिक्रूटमेंट कराने के लिए और नकली अपॉइंटमेंट लेटर देते थे। अभी विधानसभा में एक केस सामने आया और उसको भी बहुत गंभीरता से लिया गया है और बहुत यानी एक लूटा लुटाई जो एप्लीकेंट्स की होती है उसको निश्चित रूप से हम बंद कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को उजागर करेंगे। हमें कभी भी शुरू हुआ हो, आज से 5 साल, 10 साल, 20 साल कभी शुरू हुआ हो, लेकिन अब खत्म करने का काम हमारे जिम्मे है। इसको खत्म करेंगे, जड़ से इसको निपटाएंगे। हमने एकल यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एकल पंजीकरण जो ग्रुप डी और ग्रुप सी इनका शुरू किया है ताकि एक बार रजिस्ट्रेशन करा दें, बार बार उसको फीस ना देनी पड़े और उसके एग्ज़ाम लेने के बाद 3 साल तक वो मेरिट मेंटेन रहेगी। अपनी मेरिट को कोई इम्प्रूव करना चाहता तो कर सकता है और 3 साल के बाद फिर से पेपर दे के अपनी नई मेरिट में भी वो आ सकता है। तो उसी मेरिट के ऊपर लगातार 3 साल तक उसकी अगर मेरिट के हिसाब से बारी आती है तो उसको नियुक्ति मिलेगी। ग्रुप डी का तो एक ही प्रश्न पेपर होगा, ग्रुप सी का एक जनरल होगा और एक उसकी क्वालिफिकेशन जो आवश्यकता है, जिस तरह की पोस्ट है, कैटेगरी ऑफ पोस्ट के हिसाब से उसका अलग से जो एग्ज़ाम होगा वो एक लिया जाएगा। और कोई इंटरव्यू न सी में न डी में किसी में कोई इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि इंटरव्यू में ही बहुत सी चीज़ों की शिकायतें मिलती रही हैं। अब कोई इंटरव्यू उसमें नहीं होगा। इस प्रकार का हमने किया है। और उसका जो परीक्षा है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको कहा CET, वो साल में एक बार जो उसकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से हुआ करेगा। जहाँ तक सुरक्षा की बात है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रावधान किया डायल 112 और ये भी एक बहुत अच्छा प्रयोग। 650 एम्बुलेंसेस हमने दी हैं फील्ड में। किसी को कोई तकलीफ होती है तो उसको जैसे ही मैसेज आता है 15 मिनट के अंदर अंदर हरियाणा के किसी भी कोने में कहीं कोई घटना हुई है, हर थाने में एक निश्चित संख्या गाड़ियों की दे दी गई है। वहाँ फर्स्ट एड और वहाँ आवश्यक जितनी भी सामान के तो गाड़ी पहुँचती है। उस व्यक्ति को चाहे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, चाहे कोई एक्सीडेंटल केस है, कोई सहायता की बात है, उसको तुरंत मिलता है। बहुत अच्छा ये एक प्रयोग हमारे यहाँ चल रहा है। पर्यटन के भी कई काम किए, आप लोगों को पता है। जैसे हमने विशेष तौर पर
मोरनी पंचकुला इस पर ध्यान किया। अभी ढोसी पहाड़ पर पर्यटन का केंद्र कैसे शुरू हुआ हो वो अब उन्हें किया है। राखी गढ़ी है और इस प्रकार के कितने ही स्थान हैं। कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का कार्यक्रम है। तो चाहे धार्मिक टूरिज्म हो, चाहे मनोरंजन के नाते हो, ऐसे स्थानों पर हम फोकस करके और टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए बहुत से कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। इसमें होम स्टे पॉलिसी हमने बनाई है। वैसे तो हमारे यहाँ होटल्स की और गेस्ट हाउसेस की कोई कमी नहीं है, फिर भी होम स्टे में एक तो आने वाले टूरिस्ट को हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र का उनके किस प्रकार की संस्कृति है, कैसे वहाँ के रहन सहन है, वो सब का आभास होता है और बहुत लोगों को इसका रोज़गार भी मिलेगा। तो होम स्टे पॉलिसी ये भी हमने बनाई है। पर्यावरण के नाते से हमने बहुत काम किया। ऑक्सीजन की कमी के कारण से, कोविड के कारण से जो हमको सीख मिली, उसमें ये ध्यान में आया कि ऑक्सीजन को किस प्रकार से वायुमंडल में ज़्यादा बनाया जाए। हमारा पर्यावरण विभाग, हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पेड़ लगाने की मुहिम, चाहे वो पौधागिरी, स्कूली बच्चे, चाहे बड़े लोग, करोड़ों पौधे हमने लगाए हैं। लेकिन अब ध्यान ये है कि पौधे लगाने के बाद उसकी रक्षा सुरक्षा ये कैसे हो, इसके लिए नए आयाम खड़े कर रहे हैं। जीपीएस सिस्टम के माध्यम से जो पौधा एक बार लगाया गया 3 वर्ष तक उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसके लिए भी इंसेंटिव्स कई हम दे रहे हैं। जो बहुत बड़ी आयु के पेड़ हैं, 75 साल से ऊपर के पेड़, खास करके जैसे पीपल है, बड़ है, पिलखण है, ऐसे जो पेड़ हैं, इनकी सेवा करने के नाते से जो संस्था, जो परिवार, जो गांव, जो पंचायत उस पेड़ की सुरक्षा करता है, उसके लिए प्राणवायु देवता पेंशन शुरू की 25 रुपया साल की। अब ये ऐसा एक प्रयोग है जो कहीं और हुआ नहीं है। लोग इसका एक अध्ययन कर रहे हैं कि हाँ, इनको आपने किया है तो ये पेड़ कितने साल तक, और उन पेड़ों की आयु भी लोग अंदाजे लगाने लग गए, गिनने लग गए हैं कि ये पेड़ कब लगा होगा, कब तक ये चलेगा। और पेड़ ऐसे ऐसे बड़े बड़े तने वाले, यानी अभूतपूर्व उनका एक जो छाया है या उनका जो तना है, उस तने के अंदर कई तो गुफाएं बन जाती हैं। यहाँ तो नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर में मैंने एक पेड़ देखा, गिरनार, क्या गिरनार होता है, हाँ, बहुत मोटा पेड़, और उसके अंदर एक मंदिर, साइड में मंदिर है, लेकिन अंदर एक गुफा में उन्होंने अग्नि कुंड बनाया हुआ है, अग्नि यानी हवन कुंड, और उसके अंदर बैठ के 20 लोग, 15 लोग, 18 लोग हवन करते हैं। इतना बड़ा तना है उसका। तो इस प्रकार के जो बड़े पेड़ हैं, ऐसे पेड़ों की सुरक्षा कैसे की जाए। 5 एकड़ से लेकर 100 एकड़ तक सभी शहरों में, और जहाँ कहीं पंचायती ज़मीन है, पंचायती ज़मीनों पर ऑक्सीवन ये बनाए जाएं। इस वर्ष इस पर भी एक अभियान चला है ताकि ऑक्सीजन की खेती कैसे हम कर सकें कि किसान अपने पेड़ लगा करके ऑक्सीजन की खेती करने की हमने एक प्रावधान किया कि उसको 3 वर्ष तक लगातार उसको पैसा दिया जाएगा, 10,000 रुपये प्रति एकड़। बाद में उसकी आय, इनकम उन पेड़ों में से हो सकेगी। ये हमने किया। कचरे से कंचन, ये भी सब जगह कचरा प्रबंधन, सफाई, स्वच्छता अभियान, क्योंकि केंद्र की ओर से एक आह्वान था सारे देश में स्वच्छ भारत की जो कल्पना की गई, उस अभियान को भी हमने चलाया है। पानी के नाते से आप अभी एक नया आपको वीडियो दिखाई जाएगी, नल से जल, ये जो कार्यक्रम है ये भी एक बहुत भरपूर हमने किया है। परिवार पहचान पत्र की बात आपके सामने आई है। हम गरीब परिवार, अंत्योदय भावना को लेकर के जो ऐसे 1 लाख रुपए की वार्षिक आय, इससे नीचे जिनका यानी जीवन यापन करने में कठिनाई आती है उनको, तो उनके लिए आय का साधन कैसे बढ़े, क्या काम वो कर सकते हैं, कैसे उनको सहायता दी जा सकती है, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और ये भी 1,80,000 से पार उसको करना, हमने बीपीएल की लिमिट 1,80,000 की है, ये 1,20,000 थी, और बाकी जगह तो शायद 1,80,000 कहीं नहीं है। लेकिन हमने अपने यहाँ, क्योंकि यहाँ वैसा वातावरण भी नहीं है, जो गरीबी ऐसे प्रांतों में, उड़ीसा जैसा प्रांत है या बंगाल जैसे प्रांत हैं, ऐसी जो गरीबी वहाँ दिखाई देती है, बिहार जैसे प्रांतों में, हमारे वैसी गरीबी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ 1 लाख से नीचे बहुत कम लोग हैं, 1,80,000 तक। पहले 1,20,000 रुपये इसकी लिमिट थी, अब हमने बढ़ा के उसको 1,80,000 किया बीपीएल को, उनको उसका लाभ दिया जा सके। खेलों के अंदर हम देखते हैं, खेलों के परिसर जितने हैं उनको बढ़ा रहे हैं, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, वर्कफोर्स बढ़ा रहे हैं। और खेल में तो जिस प्रकार के परिणाम हमारे मेडल्स लेकर के आते हैं, ओलंपिक, पैरालंपिक, पिछले हमने देखा। दूसरे प्रांत भी अध्ययन करने के लिए आते हैं कि आपकी खेल पॉलिसी,
कैसी है, क्या है। यानी गुजरात जैसे प्रांत ने 15 दिन के लिए हमारे यहाँ टीम भेजी कि आप वहाँ अध्ययन करके आइए कि हम भी इसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो खेल में भी हमारा नर्सरी से लेकर के और बड़े जो मेडल जितने भी लेने वाले खिलाड़ी हैं, जिस भी एज वर्ग तक वो खेलते हैं, उनको पूरी सुविधाएं दी जाती हैं, उनको राशि दी जाती है। कैच दम यंग, इस पॉलिसी पर नर्सरी जो खेलों की है उस पर भी हम जोर दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। हमारे खेलो इंडिया का कार्यक्रम पहली बार हरियाणा को मेज़बानी उसकी मिली है फरवरी 2022 में पंचकुला में। ये काम ये ज़रूर किया जाएगा। बहुत काम किए हैं, फिर भी उल्लेख में सबको ना करते हुए इतना उल्लेख करना चाहूँगा कि इन 7 सालों में कुछ कठिन दौर भी आए हैं। मैंने पिछले दिनों में अपने वक्तव्य में सारे कठिन दौर गिनवाए थे, यहाँ भी गिनवा सकता हूँ नाम से। शुरू में ही 2014 में ही बाबा रामपाल का जो केस हुआ, कोर्ट के निर्णय थे, हमको हमारा एक दायित्व बनता है, संवैधानिक ड्यूटी भी है हमारी कि हमको उसको पूरा करना ही होगा। बाद में जाट आरक्षण का विषय, वो भी बहुत बड़ा नुकसान उस समय हुआ, फिर भी हमने कम से कम नुकसान में कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है उसको सारे को कंट्रोल किया। बाद में राम रहीम केस ये हुआ, उसमें भी नुकसान हुआ, तो भी चूँकि कोर्ट का डिसीजन है इसलिए उसको पालना कराना हमारा काम है। उसको भी मतलब हमने इन समस्याओं को कभी ये नहीं सोचा कि अंडर द कारपेट, पुट देम अंडर द कारपेट, कि कैसे कालीन के नीचे समस्या को खिसका दो। गंदगी में से बदबू तो कभी भी आएगी, लेकिन समस्याओं का निवारण ये करना ये सरकारों का भी काम है, समाज का भी काम है, कोर्ट्स का भी काम है, सबका काम है। तो समस्याएं न बढ़ें, उनको कैसे ठीक किया जाए। अभी इस 2 वर्ष में भी एक कोरोना का काल ये हम देख रहे हैं कि 1.5 साल यानी मार्च 2020 से और अभी ये ठीक है वो डाइंग स्टेज में आ गया है कोरोना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर ही दोबारा से ना खड़ा हो जाए। अभी 3 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों को बुलाया है कि क्या क्या चीज़ों की सावधानी और रखनी होगी हमें। परसों ही प्रेस यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। सभी जो प्रमुख प्रदेश और कुछ जिलों को भी स्पेसिफिकली उन्होंने बुलाया है जहां भी ये प्रभाव थोड़ा सा बढ़ने की बात दिखती है। ये बहुत बड़ा कठिन काल था, इसका कोई किसी के पास एक्सपीरियंस अनुभव कुछ नहीं था, फिर भी अपनी समझ से, केंद्र सरकार के निर्देश से और जनता के सहयोग से, जनता ने बहुत सहयोग किया इसमें। यानी एक प्रकार से अपने भेदभाव मिटा करके उससे ऊपर उठ करके, पॉलिटिक्स से भी ऊपर उठ करके लोगों ने काम किया है। तो इस दौर से भी निकले हैं। और अभी जैसे मैंने बताया ये एक किसानों का जो आंदोलन है, अब ये बिना किसी विषय के चल पड़ा है, लेकिन अब चला है तो इसको संभालना हमारा काम है। आखिर तो ये आंदोलनकारी भी लोग तो हमारे ही हैं, अपने प्रदेश के लोग हैं। हमारा कोई इनके साथ कोई ऐसा भाव नहीं है कि जिसके कारण से हम उनको किसी ऐसे वातावरण में लेकर के जाएं जिसके कारण से बहुत ज़्यादा विरोध खड़ा हो जाए। आपस में समझाइश ही ऐसा एक विषय है कि समझा बुझा करके आपस में बैठ करके लोकतंत्र में जैसा होता है बातचीत के माध्यम से समस्याओं का हल करें। केंद्र सरकार भी लगी है, हमने भी आह्वान किया है, और कुछ लोग किसान नेताओं में भी ऐसे हैं कि बातचीत के माध्यम से समस्या का हल निकले। मुझे लगता है कि अब ऐसी स्टेज आ गई है कि ये रास्ता ज़रूर अब जल्दी निकलेगा। तो मित्रों, ये विषय मैंने दोनों बातों को ध्यान में रख करके आपके सामने रखे हैं। एक तो हरियाणा दिवस, हरियाणा कहाँ पहुँचा, खास करके हमारे जो 7 साल पूरे हुए उस 7 साल में हमने क्या कुछ किया। पिछली सरकारों ने बिल्कुल कुछ नहीं किया ऐसा नहीं है। आखिर तो जो भी सरकार 1 नवंबर 1966 को आई होगी, वहाँ तो उस समय कुछ भी नहीं था। वहाँ से लेकर के और 2014 तक जहाँ तक पहुँचाया है, काफ़ी कुछ आगे किया है। लेकिन गति मैंने ज़रूर बताई है कि हमारी गति ये 7 सालों की पिछले 48 साल की गति की तुलना में अच्छी, पर्याप्त अच्छी गति रही है। और जो छोटे मोटे कमियां अगर रही भी हैं, रही क्या, मैंने जो स्टार्ट किया हमने कुछ काम तो अभी शुरू किए हैं, और शुरू किए हुए कामों में अगले आने वाले 3 साल का ये जो समय है इसके अंदर पूरा करेंगे। और अगर जनता जनार्दन की कृपा रहेगी तो अगले 5 साल में और भी करेंगे। इसलिए मित्रों, हमने ये सब काम किए हैं। कुछ जो नए प्रावधान जिनकी मैं चर्चा करूँगा, उसमें आज 8-10 चीज़ों का आज 1 नवंबर हरियाणा दिवस के नाते से कुछ नई चीज़ों का कुछ लॉन्च करेंगे, कुछ जानकारियाँ आपको देंगे। पहला विषय उसमें है जल जीवन मिशन।
जल जीवन मिशन में हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम, कुल गांव 6,803 है हरियाणा के, पंचायतें कम है लेकिन गांव 6,803 है, जिसमें से 95% 95.42 इतने प्रतिशत घरों में नल से जल पहुंचाया जा चुका है। अगर मैं गांव की संख्या बताऊं तो 6,156, लगभग 600-650 गांव ऐसे बचे हैं। जिले 18 जिले तो कंप्लीट हो गए हैं, 4 जिले ऐसे हैं जिसमें भी काम चल रहा है। आने वाले 2 महीने में, यानी अगर हम टारगेट रखेंगे तो 25 दिसंबर, क्यों देवेंद्र जी रखने को हम 31 दिसंबर भी रख सकते हैं, लेकिन 25 दिसंबर और बढ़िया दिन है, हमारा गुड गवर्नेंस डे जिसको कहते हैं, अटल जी का जन्मदिन, उस दिन तक हम इसको पूरा कर लेंगे, ऐसा हमारे डिपार्टमेंट ने एक टारगेट तय किया है। 30,96,000 अर्थात 31 लाख घरों में से 29.5 लाख घरों में और नल से जल पहुंचाया जा चुका है। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत मैं विभाग को कहूँगा कि एक कोई प्रेजेंटेशन 2-3 मिनट की कोई एक फिल्म बता रहे थे आप, इसको ज़रा दिखाएंगे। हरियाणा में गांव बचेगा ना ढाणी, हर घर पहुंच रहा है स्वच्छ पानी। मुश्किल थी खड़ी, पेयजल के लिए जद्दोजहद थी बड़ी, भारत सरकार ने दिया हौसला। जल जीवन मिशन के तहत देश के हर राज्य में 2024 तक नल से जल पहुंचाने का लिया फैसला। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच के साथ हरियाणा सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाया। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सन 2019 में जल जीवन मिशन की घोषणा की गई, इसमें प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र के घर में नल और नल से जल की सुविधा पर करने का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है। हरियाणा सरकार ने मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में इस लक्ष्य को 2022 तक पूरा करने का निर्णय लिया गया। लक्ष्य था 2024 का। दृढ़ इच्छा शक्ति से 2021 में ही प्रदेश के 18 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक नल से जल पहुंचाने का कीर्तिमान बनाया। बाकी 4 जिले महेंद्रगढ़, जींद, नूंह और पलवल में हर घर नल से जल के लक्ष्य के बहुत करीब हरियाणा आया। आज हरियाणा आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर नल से जल पहुंचाने के गौरवशाली पल की खुशियां भी मना रहा है। यही नहीं, दिसंबर 2022 तक जल जीवन मिशन के तहत समूचे हरियाणा में 55 लीटर प्रति व्यक्ति स्वच्छ पेयजल भी उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही 20 से कम घरों की ढाणियों में भी नल से जल देने का लक्ष्य दिसंबर 2022 तक रखा है। हरियाणा के हर घर तक नल से शुद्ध जल पहुंचे, इसके लिए सभी जिलों में प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। हरियाणा के दूर दराज के इलाकों तक शुद्ध जल पहुंचाने के लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन की भी व्यवस्था की गई है। जल की गुणवत्ता को जांचने के लिए राज्य के सरकारी स्कूलों की साइंस स्ट्रीम के छात्रों को फील्ड टेस्टिंग किट FTK के माध्यम से पानी के नमूने के परीक्षण के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने की अनूठी पहल की है। साथ ही जर्जर पाइपलाइन को बदलने के कवायद जारी हैं। हरियाणा सरकार ने जल से जुड़ी समस्याओं जैसे नए कनेक्शन, जल आपूर्ति और गुणवत्ता से जुड़ी शिकायतों के तुरंत निपटान के लिए उमंग और सरल ऐप के साथ टोल फ्री नंबर 1800-180-5678 की सुविधा भी आम जन को उपलब्ध करवाई है। सही मायने में जल जीवन मिशन हरियाणा के लोगों की जिंदगी बदल रहा है। हर घर नल से जल, समृद्ध हरियाणा बेहतर कल, सपना हुआ साकार, नल से जल पहुंचा हर घर द्वार। मित्रों, ये बहुत बड़ा काम, वैसे तो सारा देशव्यापी एक अभियान चला है। हरियाणा में हर घर में पानी पहुंचेगा। कुछ ढाणियाँ जो है वो दूर दूर 100 घरों तक की ढाणी जो है उनको भी एक निश्चित समय में हम अगले चरण में पहुंचा पाएंगे। और क्योंकि इतना बड़ा 30-31 लाख नल टूटी का काम है, एक बार इसको कंप्लीट करने के बाद इसका संचालन, रखरखाव आदि ये पंचायतों को सौंपेंगे,
ताकि नीचे लेवल पर उस सारे की व्यवस्था भी ठीक बनी रहे। पानी की उपलब्धता, ये भी हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट अभी गांव में 50 लीटर पानी की आवश्यकता के लगभग है, इसको बाद में 65 लीटर, शहरों में 135 लीटर। तो शनय शनय पानी की जैसे रिसोर्सेज बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो पानी की उपलब्धता भी बढ़ेगी। हमारी प्रायोरिटी पीने के पानी की पूरे प्रदेश के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है। दूसरा जो एक कार्यक्रम है परिवार पहचान पत्र, जैसे हमने देखा है एक ऐसी स्टेज पर अब आप आ गए हैं कि इसकी जितनी वेरिफिकेशन आदि के काम हैं प्राय वो पूरे हो गए हैं। सेल्फ डिक्लेयर्ड जो डाटा है उसको वेरीफाई किया जाता है और वेरीफाई करके और लोकल टीम्स के माध्यम से कर रहे हैं। अलग अलग विभाग जो योजनाएं अपनी पहले से देते हैं, लेकिन वो सब योजनाएं या तो एप्लीकेशन पेपर के माध्यम से या अफसरों के माध्यम से, उसमें बड़ा लंबा समय लगता है। हमने अब सारे सिस्टम को जो सर्विसेज देने का काम है, ये 100 यानी 400 से ऊपर सेवाएं हैं, लगभग विभाग हैं इसके 456 सेवाएं हैं। अभी 456 कर रहे हैं, कुल सेवाएं तो हैं 611। अभी हमने पीपीपी के साथ 456 सेवाएं ये सब विभागों की इसमें जोड़ रहे हैं। और जोड़ने के बाद कोई भी अब सेवा आज से अब परिवार पहचान पत्र के साथ ही मिलेगी। परिवार पहचान पत्र जैसे ही एंटर करेंगे तो उसकी जितने भी प्री इंफॉर्मेशन है वो सारी उसके अंदर पॉपुलेट हो जाएगी। और उसमें कई प्रकार के जो प्रमाण पत्र पहले देने पड़ते हैं, किसी को जाति प्रमाण पत्र देना पड़ता है, किसी को आयु प्रमाण पत्र देना पड़ता है, किसी को रेजिडेंस का प्रमाण पत्र देना पड़ता है, और हर वर्ष इनकम का जो सर्टिफिकेट है, तो इनकम वेरिफिकेशन के बाद 1 साल की इनकम वेरिफिकेशन तो उसी में से मिलेगी। अगले साल फिर उसको वेरीफाई करने के बाद एक डायनेमिक कार्यक्रम बनाया है। तो अब जो जितना पेपर वर्क है उसको सबको ख़त्म कर दिया। सारी सेवा आप अपने नियरेस्ट जो सरल केंद्र, अंत्योदय केंद्र, कुछ सेवाएं CSCs के साथ भी जोड़ी हैं, वहाँ जाएं, अपना नाम भरें, सेवा का नाम बताएं, फॉर्म ऑटोमेटिकली फिल्डअप होगा। और जो फॉर्मेलिटी, कम से कम फॉर्मेलिटी, यानी ये कहें कि जिस काम को पहले फार्म भरने में 15 मिनट 20 मिनट लगते थे, अब 2 या 3 मिनट में वो सारा काम हो जाएगा। तो ये सब 456 सेवाएं परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ी हैं। कुछ विभाग ऐसे हैं जो अभी अपना किन्हीं कारणों से उसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाए हैं, जैसे परिवहन विभाग। ये चूँकि सारथी और वाहन 2 ऐसे ऑनलाइन कार्यक्रम हैं जो केंद्र सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से प्रयत्न करके उसका जोड़ा जाएगा। ऐसे ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में आयुष्मान भारत, क्योंकि ये भी केंद्रीय योजना है, इसमें भी थोड़ा समय लगेगा। फिर हमारा आबकारी कराधान, इसमें चूँकि GST का नेटवर्क, ये भी नेशनल नेटवर्क है, इसको भी उनके साथ जोड़ना है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। इसी प्रकार कृषि कल्याण विभाग में भी कुछ टेक्निकल काम अभी बाकी है। बागवानी विभाग, खेल युवा मामले और प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये इतने विषय हैं जिनको आने वाले 2 महीने में यानी 25 दिसंबर तक टारगेट है कि इन सेवाओं को भी, लगभग 150 ये सेवाएं हैं, इनको भी 25 दिसंबर तक और जोड़ दिया जाएगा। ये एक आज से इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। इसके बाद हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतों का एक सिस्टम अपना, पंचायतें होती हैं, BDPO है, ग्राम सचिव है, ये सब तो होते ही है। लेकिन बहुत बार ऐसा विषय आता है कि यहाँ हमने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई, लेकिन नीचे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कठिनाई उनको आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कठिनाई है या इम्प्लीमेंटेशन में कोई और विषय आता है। तो एक बहुत नया यूनिक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं कि हमारे जितने भी क्लास 1 के अधिकारी हैं हरियाणा के, 7,000 से ऊपर हमारे अधिकारी हैं क्लास 1 के, 6,200 समथिंग पंचायतें हैं। कितनी हैं? 6,227 पंचायतें हैं। तो हमने तय किया कि एक क्लास 1 अधिकारी को एक गांव संरक्षक की भूमिका में, और ये उनको दिया जाए। आपकी जानकारी के लिए जो हमारा कार्यक्रम है, ये ऑनलाइन जुड़े हुए हैं सारे अधिकारी। जिला हेडक्वार्टर के ऊपर लगभग 6,000 अधिकारी इस समय हमारी बात को सुन रहे हैं। हमारा ये जो टेलीविज़न पर लाइव कार्यक्रम भी है और ऑनलाइन कनेक्शन हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के ऊपर इस समय क्लास 1 के अधिकारी सारे जुड़े हुए हैं। उन सब के ज़िम्मे एक व्यक्ति एक गांव, सिलेक्शन वो अपने आप करेंगे।
या तो जहाँ वो नौकरी करते हैं वो गांव को चुनेंगे, या वीकडेज में वीकेंड्स पर घर पर जाते हैं तो अपना जिनका घर है वो गांव चुनेंगे। क्या कौन सा गांव प्राथमिकता है? उसमें ये है कि जो नोडल ऑफिसर है वो उसी जिले में चुन सकता है पंचायत जहाँ का नोडल ऑफिसर है, और क्लास 1 ऑफिसर जो जिले में पोस्टेड है उसी जिले के जिस जिले में पोस्टेड है उस जिले का कोई गांव नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। हर एक गांव में कोई ना कोई अधिकारी पहुंच जाए तो इसका प्रयत्न करेंगे। अधिकारी संख्या ज़्यादा है, पंचायतें हमारी 6200 हैं, अधिकारी 7000 हैं, तो जहाँ कहीं कोई कमी भी रहेगी उसकी व्यवस्था नोडल अधिकारी करेंगे। लेकिन हर गांव में एक अधिकारी उसका संरक्षक बन करके, ताकि कहीं भी कोई सरकारी योजना उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो उनको गाइड करके उनका लाभ सबको पहुंचाया जाए। हम प्रोएक्टिव होकर के अपने काम को कर रहे हैं कि लोग सर्विस लेने के लिए घर से दौड़ करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पहुँचें, स्टेट हेडक्वार्टर पर पहुँचें, मंत्री, एमएलए और एमपी और मुख्यमंत्री के पास जाएं। इसके बजाय हमारा सरकार का अधिकारी उस गांव में ही जाए और बताए कि ये हमारी योजना है, ये हमारी स्कीम है। सैकड़ों योजनाएं, 611 योजनाएं कम नहीं होती हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र या ग्रामीण के शहरों में भी ऐसी जो बस्तियां हैं, अनपढ़ लोग भी हैं, उनको उन योजनाओं का पता तक नहीं लगता कि कौन सी योजना हमारे लिए है। तो इन सब योजनाओं का लाभ ठीक से मिले तो एक हमने जो ये शुरू की है, इसका नाम रखा है हरियाणा पंचायत संरक्षक योजना 2021, यानी संरक्षक रहेंगे गांव के। इस योजना को भी अब इसको शुभारंभ ये हमने कर दिया है। फिर हमने जो देखा कि अनुबंध आधार पर जो कर्मचारी, उनकी नियुक्ति अभी तक बहुत शिकायतें हमको ठेकेदारों के माध्यम से लगने वाले लोगों को मिलती थी, खास करके जो ग्रुप डी की नौकरी, आयुष्मान, ये जो आउटसोर्सिंग की नौकरी, इसके अंदर हमने अब क्या किया कि अपना ही एक हरियाणा रोजगार कौशल रोजगार पोर्टल, कौशल रोजगार निगम ये बनाया गया है। तो इस कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अब ये सारी आउटसोर्सिंग की नौकरियां या जो ठेकेदारों के माध्यम से जो लोग लिए जाते थे, अब एक सिस्टम से हम अपने आप करेंगे। उनका एक तालमेल बैठाएंगे कि आवश्यकता कहाँ है, किस विभाग में है, किस क्वालिफिकेशन की लोगों की ज़रूरत है, और जो उपलब्धि है वो कहाँ कहाँ से मिलेगी, उन दोनों की मैचिंग करा करके और इसका एक सिस्टम तैयार कर दिया है। वो भी आज से लागू हो गया है। आज से लागू होने में हर एक सबसे पहला काम होगा कि हर एक डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन वो अपनी मैन पावर कितनी उसको चाहिए और उसके लिए उसका बजट कितना है, बजट कब ले करेगा, मैन पावर कब ले करेगा, और बाद में फिर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के माध्यम से उसको एक प्रकार से क्लियर किया जाएगा। एफडी उसको पास करेगा कि हाँ इनका ये बजट इतना ठीक है और ये जो लोग इन्होंने मांगे हैं वो विद इन बजट हैं। तो एक क्लियर होने के बाद फिर जहाँ जहाँ उपलब्धता है, जो कर्मचारी लगने वाले लोग हैं, उसमें 2-3 सोर्सेज हैं। एक तो सक्षम युवा जो हमने पहले पोर्टल चलाया हुआ है, उसमें हमारे पास कितने लोग उपलब्ध हैं। दूसरा, जो अभी मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय योजना जो हमने एक सूची बनाई है, उसमें जो बेरोजगार लोग हैं उनके कुछ मापदंड तय किए गए हैं। उन मापदंड के आधार के ऊपर एक निश्चित सूची होगी, वो उसमें डाली जाएगी और इनको सबको एक मैसेज जाएगा कि आप आउटसोर्सिंग की या प्राइवेट इस प्रकार की जहाँ ज़रूरत है तो किस किस में आप ऑप्ट करते हैं, कौन सी आपकी जहाँ रुचि का विषय है उसमें वो टिक करेगा। और टिक करने के बाद कितने लोग टिक होते हैं, जो जो क्वालिफिकेशन के लोग मांगे गए हैं, इनको और उनको मैच किया जाएगा। जिस किसी में इन निश्चित सूची में से लोग नहीं मिलेंगे, ऑप्शन लेने वाले कम रहेंगे, तो वो जनरल पब्लिक में भी उसको प्रचारित किया जाएगा, वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारी प्राथमिकता ये है कि खास करके आउटसोर्सिंग की जो प्राइवेट नौकरियां हैं या जो कच्ची नौकरियां जिसको कहते हैं, ये नीडी आदमी को पहले मिले। जो नीडी है उसको मिले। नीडी लोगों की लिस्ट एक बनी हुई है, उसमें से नहीं मिलते हैं तो फिर उसके अलावा भी, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से एक इनकम क्राइटेरिया भी हमने रखा है कि जिनकी इनकम कम है ये विशेष तौर पर उनको ऑफर की जाए। क्योंकि सरकारी नौकरी वैसी तो है नहीं कि हमने इसका कोई एग्ज़ाम ले करके उसकी टैलेंट और वो सब देखना है। ये तो एक क्रम है, समाज में आवश्यकता जिनको है उस हिसाब से, और ये सब करेंगे। जहाँ जहाँ मैन पावर रिक्वायर्ड है और जो उपलब्ध हैं उन दोनों का मिला करके और इस सबको किया जाएगा। इसके पैरामीटर्स भी तय किए गए हैं, जिसका स्कोर दे करके, और जिनका स्कोर ज़्यादा होगा उनको नौकरी पहले मिलेगी। स्कोर में जैसे एक तो हमने रखा एनुअल फैमिली इनकम। एनुअल फैमिली इनकम अगर
1,80,000 रुपये से नीचे है तो उसको 100 में से 40 मार्क्स मिलेंगे। 1,80,000 से 2.5 लाख के 30 मिलेंगे, 2.5 से 4 लाख के 20 मिलेंगे, और 4 लाख से ऊपर है तो 10 मार्क्स मिलेंगे। अर्थात जिनकी इनकम कम है वो ज़्यादा डिजर्व करता है, एक पैरामीटर। दूसरा, अगर उसका नाम मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में आया है, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना में आया है, अंत्योदय उत्थान परिवार योजना में, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि उसको हमको कोई ना कोई रोजगार देना ही है। एज के नाते भी जिसकी एज 30 से 36 साल है उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि उसकी एज अब मानवता के नाते भी देखें तो ये एक एज ऐसी है उसको काम कोई ना कोई मिलना चाहिए। 36 से ऊपर प्राय लोग अपने काम के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, नहीं भी अगर है तो उसको फिर जो दूसरी प्रायोरिटी है 36 से 42 और 24 से 30, और तीसरी प्रायोरिटी है 18 से 24। 42 साल से ऊपर कोई इसमें आउटसोर्सिंग में नहीं लिया जाएगा, इस प्रकार का ये रखा है। फिर इसका स्किलिंग किसकी कितनी है, यानी आवश्यकता के हिसाब से उसकी स्किलिंग अगर है तो 20 नंबर उसको मिलेंगे अलग से, कि मानो कहीं कुक चाहिए तो कुक का अगर सर्टिफिकेट उसके पास है तो 20 नंबर मिलेगा। ऐसे ही अलग अलग प्रकार के जो ग्रुप डी के जो भी काम रहते हैं उन कामों का हम स्किलिंग सर्टिफिकेट ये भी शुरू करने वाले हैं। कईयों को तो शुरू कर दिए हैं, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने, हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन ने उन्हें सर्टिफिकेट कोर्स 3 महीने के सब चीज़ों के शुरू किए हैं, क्योंकि आगे जिसको भी काम करना है उस काम का उसका थोड़ा बहुत ट्रेनिंग ये उसकी होनी चाहिए। वाटर कैरियर है, पीएन है, उसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो ट्रेंड चाहे थोड़ी ट्रेनिंग हो, इस प्रकार ट्रेनिंग के 20 मार्क्स उसके ये मिलेंगे। अगर वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हमने वन टाइम टेस्ट कहा है वो उसने पास किया है, उसके अंदर उसकी मेरिट है लेकिन सरकारी नौकरी तो प्राप्त नहीं कर पाया, वो उसकी नीचे अगर स्कोरिंग बची है वो जाएगा तो 10 मार्क्स उसको अलग से मिलेंगे। सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, विडो है, फादर एक्सपायर्ड है, जो हमने 5 मार्क्स उसमें रखे हुए हैं वो 5 मार्क्स इसमें भी उसको दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर नीडी पर्सन शुड गेट द फर्स्ट, ये इसके पीछे हमने आधार रखा है। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम ये पोर्टल आज से चालू हो गया है। आज से सभी डिपार्टमेंट्स, बोर्ड, कॉर्पोरेशन को लिख दिया गया है कि उनकी जितनी जितनी रिक्वायरमेंट है वो पहले क्वालिफिकेशन के हिसाब से डालें और फिर एफडी उनको क्लियर करें। एफडी के क्लियर करने के बाद 7 दिन के अंदर मैचिंग करके और उनको लिस्ट दे दी जाएगी कि आपके लिए ये नाम जो है निश्चित किए गए हैं जो आपके यहाँ नौकरी पर आएंगे। इसमें कोशिश ये रहेगी कि जो व्यक्ति जिस जिले का है उस जिले में ही उसको नौकरी मिले, ताकि चूँकि बहुत बड़ी राशि तो उनको मिलती नहीं है, बाहर जाएंगे तो उनके खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे, तो नियरेस्ट पॉसिबल उनको मिले, उसकी भी कोई प्राथमिकता हमने तय की है। ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट, तो ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट में अगर जरूरत हमें सिरसा जिले में है तो सिरसा का ही व्यक्ति होगा तो उसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, उसमें अगर आसपास के जिले का होगा तो उसके 5 नंबर कम हो जाएंगे, फिर भी उसकी और योग्यता ज़्यादा है दूसरी चीज़ों में तो वो कम्पीट कर पाएगा। हाँ, ये हो गया हरियाणा रोजगार कौशल निगम। फिर एक और क्रांतिकारी कदम आज हम उठा रहे हैं। रजिस्ट्रियां जो होती हैं जमीनों की, कौन करता है, किस ऑफिस में होती हैं? तहसीलदार ऑफिस में। आज से क्रांतिकारी कदम ये है कि तहसीलदार जो सब रजिस्ट्रार होता है या क्या उसको बोलते हैं, एडिशनल सब रजिस्ट्रार, ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार, तो सब रजिस्ट्रार, ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार, इनकी पावर्स आज से एसडीएम्स और सीटीएम्स इनको भी दे रहे हैं। तहसीलदार के ऑफिस में आपको कठिनाई आ रही है तो आप एसडीएम ऑफिस चले जाओ, वहाँ रजिस्ट्री करा लो। कठिनाई आ रही है सीटीएम ऑफिस में चले जाओ। तो एक प्रकार से अभी जो तहसील और सब तहसील कितनी थी हमारी, 95 के आसपास, और सब डिवीजन है हमारे 80 के आसपास वो है, 70 वो होंगे, और 22 सीटीएम्स हैं। तो 92 और ऑफिस आज से ये रजिस्ट्रियों के लिए और हमने खोल दिए हैं। उनको भी वो जो पावर्स हैं तहसीलदार वाली यानी सब रजिस्ट्रार वाली वो उनको दे दी हैं। आप रजिस्ट्री, हाँ, प्रॉपर्टी जो है उस जिले की ही होनी चाहिए। जिले के अंदर आप इसमें किसी भी ऑफिस में आकर रजिस्टर करा सकते हैं, तहसीलदार, सब तहसीलदार, नायब तहसीलदार जिसको कहते हैं, या एसडीएम या फिर सीटीएम, किसी भी ऑफिस में जिले की प्रॉपर्टी कहीं जाके करा सकते हैं।
ताकि जितनी भी ये समस्याएं आती हैं वो समस्याएं नहीं आए। और ऐसे सारी चीज़ें हैं, जहाँ रश ज़्यादा रहता है वो कम हो जाएगा, जहाँ मोनोपोलिस्टिक मामले हैं वो ठीक हो जाएंगे। और न केवल किसी अधिकारी की वहाँ शिकायतें आती हैं, नीचे के स्टाफ की भी शिकायतें बहुत आती हैं। तहसीलदार अच्छा भी होता है तो भी 10 तरह के झमेले, रजिस्ट्री लेने करने वाला वो लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का खेल होता है, तो वो नीचे वालों को लगता है कि क्या इसमें थोड़ा सा टाका हम भी लगा लें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन वो बिल्कुल हम बंद करेंगे, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। इसलिए इसको हमने कुछ चीज़ें पहले कर दी थी, ऑनलाइन की थी, सब ठीक हुई। फिर भी जो कमियां होंगी तब उस ज़िले में किसी प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री कराने के लिए केवल एक जगह नहीं होगी। अगर मानो तहसील, सब तहसील 4 हैं और 2 सब डिवीज़न है 6 हैं, एक STM CTM में 7 है, तो 4 से 7 ऑफिस हो जाएंगे। और ये नहीं कि कोई एक एरिया किसी एक ऑफिस के साथ जुरिस्डिक्शन में है, पूरे ज़िले की जुरिस्डिक्शन 7 ऑफिस को रहेगी। आज 1 नवंबर है और 1 नवंबर के दिन आखिर हरियाणा बना है। हरियाणा बनने की, जैसे देश आज़ाद हुआ उसकी एक खुशी हमको होती है 15 अगस्त को, गणतंत्र बना 26 जनवरी को, तो हमें भी आखिर 1 नवंबर हरियाणा के लोगों को कुछ ना कुछ प्रसन्नता व्यक्त करने का एक अधिकार भी है, हम करते भी हैं। तो एक विषय आता है जो कैदी हैं हमारे। सामान्यतः अभी तक 15 अगस्त 26 जनवरी को हम उनको कुछ दिनों की छूट देते हैं कैदी की। इस बार से हमने ये शुरू किया है कि जिनकी सज़ा हीनियस क्राइम को छोड़कर बाकी जनरल क्राइम जो रहते हैं उनके कैदियों की सज़ा अगर बकाया 6 महीने से कम है, सबको नहीं दे रहे छूट, केवल 6 महीने से कम शेष बकाया किसी की सज़ा है, चाहे वो जेल के अंदर है और चाहे पैरोल पर आया हुआ है, उन सबको आज सारी बाकी बची हुई सज़ा माफ़। और लगभग 250 के आसपास ही ऐसे कैदी हैं जिनकी सज़ा 6 महीने से कम बची है। यानी वैसे तो अप्रैल 2022 से पहले कभी भी वो छूट सकते थे, लेकिन आज 1 नवंबर को उनको किसी की 3 महीने, किसी की 4 महीने, किसी की 2 महीने जो बाकी बची है वो कल से प्रक्रिया होकर के और उनको छोड़ना शुरू कर देंगे। एक ये नई घोषणा ऐसे सज़ा के लिए, लेकिन इसमें हीनियस क्राइम को कवर नहीं करेंगे, खास करके जैसे बाल अपहरण, हत्या, बलात्कार, पॉस्को एक्ट, डकैती, फिरौती, एसिड अटैक, मानव तस्करी आदि जो ऐसे क्राइम हैं, ऐसे अपराधियों के ऊपर ये लागू नहीं होगा। फिर है डीसी रेट। अभी तक जो डीसी रेट के बारे में हम हमेशा कहते थे कि ये डीसी रेट है, उस डीसी रेट का भी एक पैरामीटर बना दिए गए हैं और उस पैरामीटर में 3 ग्रुप उसके बनाए गए हैं। जिन 3 ग्रुपों के हिसाब से ये इधर चला गया, जिलों को 3 ग्रुपों में बांट दिया गया है। श्रेणी ए है गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत। ये थोड़ा सा महंगे शहर ऐसे कहे जा सकते हैं, वहाँ के लोकल जो सिस्टम है वहाँ को। बी जो मध्यम श्रेणी के हैं, इसमें ज़्यादा जिले रखे हैं, पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अंबाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी और जींद। और सी में जो कंपैरेटिवली थोड़ा पीछे हैं, जिसमें महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नू और चरखी दादरी, ये 5 जिले हैं। तो इनमें वहाँ की महंगाई दर के हिसाब से अंतर रखा गया है। उस अंतर में जहाँ महंगाई ज़्यादा है वहाँ थोड़ा राशि ज़्यादा मिलेगी, जहाँ महंगाई कम है वहाँ थोड़ा कम मिलेगी। ज़्यादातर जिले मध्यम दर्जे के रखे हैं। तो 3 प्रकार के रेट तय कर दिए हैं। अभी तक ये रेट सब डीसी रेट कहलाते थे और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जैसा जिसने देखा वैसा ही अपना टीका लगाता चला गया और बहुत बड़ा गैप सब जिलों के अंदर आया हुआ था। ये मजदूर संगठन जो हमारे हैं उनकी बहुत पुरानी डिमांड थी कि इसका कोई रैशनलाइजेशन करना चाहिए। अब रैशनलाइजेशन कर दिया है। आगे से ये रेट डीसी रेट नहीं कहलाएंगे, ये निगम रेट कहलाएंगे, क्योंकि ये जो कौशल रोजगार निगम है उन्होंने इसको तय किया है। तो निगम रेट करके निगम दरें, ये इसका नाम दिया जाएगा। और इसको मुख्य सचिव के ऑफिस में सामान्य प्रशासन विभाग जो है वो
तय करके और निगम को बताया करेंगे। इस प्रकार से एक व्यवस्था, ये भी सुधार की तरफ हम बढ़े हैं। थाने, जो पुलिस स्टेशंस हैं, इन पुलिस स्टेशन में हमको पता है जैसे आजकल अब ऑनलाइन वित्तीय लेन देन बहुत हो गया है, और ये जो हमारा सोशल मीडिया टाइप, इसमें भी बहुत प्रकार के अपराधों की दुनिया में भी बहुत लोग घुस गए हैं। तो ऐसे साइबर क्राइम, इंटरनेट की जो बढ़ रही स्पीड है, उसमें बहुत तेज़ी से इसके अंदर वृद्धि हुई है। सबसे पहले हमने गुरुग्राम में एक साइबर थाना खोला था, लेकिन अब वो जो साइबर थानों की संख्या बढ़ा करके हमने गुरुग्राम के बाद फरीदाबाद, पंचकुला, ये जो कमिश्नर हैं, और ऐसे ही 5 पुलिस रेंज, उनके अंदर भी ये खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और हर एक थाने में साइबर अपराध की शिकायत दर्ज कराने के लिए एक साइबर हेल्प डेस्क ये खोला जाएगा। और इसके बाद धीरे धीरे अगले वर्ष में हर जिले में एक साइबर थाना, इसके खोलने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है, ताकि जो साइबर से होने वाले अपराध, इनको हर जिले में वहाँ एक टीम टोली हो, ताकि उनकी, हालांकि इसमें फिजिकल मूवमेंट का इन्वेस्टिगेशन बड़ा कम होता है, ये सारा साइबर से ही होता है, फिर भी कहीं कहीं कुछ चीज़ों की रिकवरी करनी, सीन जो साइट सीन होता है, उसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें काम आती हैं। तो हर जिले में एक साइबर थाना होगा। इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है, ये कंट्रोल्ड जो बड़े साइबर थाने होंगे वहाँ के साथ उसको जोड़ करके, और इस पर एक हम जो है हरियाणा में चरणबद्ध तरीके से इस काम को आगे बढ़ाएंगे, ताकि साइबर का जो अपराध है इसको रोका जा सके। हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, इनके लिए भी हमने, जो पुलिसकर्मी 40 वर्ष की आयु के हो गए हैं, ऐसे सब पुलिसकर्मियों की साल अथवा 2 साल, जो भी अलग अलग पीरियड तय करेगा डिपार्टमेंट, द्विवार्षिक चिकित्सा जांच अभी तो शुरू की है, बाद में इसको वार्षिक भी कर सकते हैं। तो द्विवार्षिक चिकित्सा जांच, इसको अनिवार्य रूप से किया जाएगा। कोई एक एजेंसी जो है, इसको डिपार्टमेंट निर्धारित करेगा, उस एजेंसी का सारा खर्च डिपार्टमेंट देगा। इन कर्मचारियों से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन रेगुलर तरीके से, क्योंकि इनकी जो ड्यूटी है, दिन रात ड्यूटी होती है, घरों से दूर रहते हैं, स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, दिन रात कुछ इनकी ड्यूटी का बहुत बड़ा सिस्टम नहीं होता है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे पुलिसकर्मियों को ये जो एक मानसिक दबाव उनके ऊपर रहता है, उसमें से उनको बचा करके रखा जाए। तो इस प्रकार से एक ये सर्विस भी 40 वर्ष से ऊपर के हमारे जो कर्मचारी हैं, उनको ये जांच जो है सुनिश्चित ये की जा रही है। हमारे पावर डिपार्टमेंट का अभी बहुत वर्षों से, लगभग 20 वर्षों से एक बड़ा झमेला, 2006 से 16-17 वर्ष हो गए हैं। बहुत बिल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर पावर का बनाना होता है वो बनाते नहीं हैं। पावर डिपार्टमेंट, HSVP और बिल्डर्स, इनके आपस में विवाद बने हुए हैं। और गुड़गांव में 16 कॉलोनियाँ और सोनीपत में 3 बिल्डर्स ऐसे हैं। तो ऐसे 19 बिल्डर्स की कॉलोनीज़ में अभी भी लाइट के कनेक्शन नहीं है। पिछले दिनों में 5 कॉलोनियाँ गुड़गांव की हैं, उनका सेटलमेंट हुआ है, वहाँ काम शुरू हो गया है। लेकिन ये एक आज के युग में, यानी बिल्डर करोड़ों की संपत्ति ले ले और उसको कनेक्शन ना मिले, और वो फिर जेनसेट के माध्यम से चलाता फिरे, और बाद में NGT के नोटिस आए, ये कोई अच्छा विषय नहीं है। हमने तय किया है कि झगड़े बिल्डर के साथ डिपार्टमेंट निपटेंगे, लेकिन कंज्यूमर को, हर किसी को जो है कनेक्शन, जहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, चाहे डिपार्टमेंट का है चाहे बिल्डर का है, वो तो 1 महीने के अंदर कनेक्शन मिलेगा। जहाँ अभी नहीं बना है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बिल्डर की बजाय डिपार्टमेंट खुद बनाएगा, और बिल्डर को उसका लायबिलिटी बिल्डर के ऊपर आएगी। उससे किसी भी तरीके से रिकवर करना होगा तो बाद में रिकवर करेंगे। यानी अभी पहले था बिल्डर से रिकवरी करने के बाद ही कंज्यूमर को कनेक्शन मिलता था, लेकिन इसमें कंज्यूमर्स की बहुत बड़ी शिकायत बनी हुई है, और उनको बहुत महंगे रेट पर जेनसेट से बिजली प्राप्त करनी पड़ती है। तो अब 1 महीने में सभी को ये कनेक्शन दे दिए जाएंगे। इसमें 2 अलग अलग श्रेणियां हैं। एक हैं जिनके लाइसेंस 17/7/2006 से पहले के लिए हुए हैं, और उसके बाद बिल्डिंग्स बाद में बनी हैं, कंप्लीशन बाद में हुआ है, ऑक्यूपेशन बाद में हुआ है, और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं बना है तो आज के लोड के हिसाब से
वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा और उनको सबको कनेक्शन 1 महीने के अंदर अंदर दे दिए जाएंगे। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, जहाँ नहीं बना है, आने वाले 4 या 5 महीने में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करेगा डिपार्टमेंट और 6 महीने के अंदर अंदर सबको कनेक्शन ये मिल जाएंगे। और दूसरी श्रेणी है 2006 के बाद जिनको लाइसेंस जिन्होंने लिए हैं, उनका जो अंतिम लोड है उस लोड को 2017 के पैरामीटर के हिसाब से, 2006 में पैरामीटर हाई थे, 2017 में डिपार्टमेंट ने पैरामीटर थोड़ा कम कर दिए हैं, उस पैरामीटर के आज के हिसाब से जो लोड है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके उनको भी कनेक्शन दिए जाएंगे। और जो बिल्डर्स हैं उनसे लेने के लिए हमारा टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट और पावर डिपार्टमेंट दोनों मिलकर के और उनसे रिकवर करेंगे। पहला तो अगर बिल्डर नगद पैसे देता है तो ठीक, दूसरा बैंक गारंटी दे तो ठीक, तीसरा उनकी कुछ प्रॉपर्टी ज़मीन मॉर्गेज कराएंगे, वो मॉर्गेज करके और टाइम बाउंड करके उनसे पैसे लेंगे, नहीं तो उसका नीलामी करेंगे उसमें से लेंगे। चौथा तरीका जो कंज्यूमर हैं, क्योंकि अभी 4-5 जगह पर कंज्यूमर्स ने कंट्रीब्यूट किया कि इतना पैसा हम कंट्रीब्यूट करके दे देते हैं, बिल्डर दे ना दे, वो अगर कंट्रीब्यूट करके देते हैं तो वो तरीका पहले से चल ही रहा है। चौथा, पाँचवा ऐसे कंज्यूमर जो कहते हैं एक साथ हम नहीं दे सकते, हम एक गारंटी मनी महीने का महीने हमारे से कुछ चार्जेस ले लिए जाएं और अगर बिल्डर से रिकवर हो गया तो उन कंज्यूमर को वापस मिल जाएगा, नहीं रिकवर हुआ तो फिर कोर्ट में सिविल सूट के माध्यम से उसमें जो कंज्यूमर हैं यानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन वो भी उसमें पार्टी होगी और अगर रिकवर नहीं होता है तो उनसे जो पैसा लिया जाएगा उसको उतना ही लिया जाएगा जितना बिल्डर्स के ड्यू है। ऐसे 5 रास्ते बनाए हैं, 5 रास्तों में कनेक्शन पहले मिल जाएगा, बाकी रिकवरी बाद में होगी। अब रिकवरी की कंडीशन हमने ख़त्म कर दिया कनेक्शन देने के लिए, ताकि इन लोगों को किसी प्रकार की कनेक्शन में कठिनाई ना आए। 30,000 उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके जो पहले के बिजली कनेक्शन है उसके लोड कम थे, आज उनकी खपत ज़्यादा हो गई, लोड ज़्यादा हो गया, पहले उनके लोड बढ़ाए नहीं थे इन्हीं झगड़ों के कारण से, तो उनको जो लाइट की जो क्वालिटी थी, पावर की क्वालिटी बहुत पुअर मिलती थी, हमने वो भी तय किया कि अब नए पैरामीटर के हिसाब से जितनी उनकी लोड की आवश्यकता है वो लोड एनहांसमेंट वो भी कर दिया जाएगा ताकि उनको अच्छी क्वालिटी की पावर मिले। 30,000 उपभोक्ता इसके अंदर लाभान्वित होंगे। इंजीनियरिंग वर्क्स वाला भी करना। हाँ, एक और नया कदम आज से हम उठा रहे हैं कि जो ठेकेदार होते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के काम जहाँ चलते हैं, खास करके PHED पब्लिक हेल्थ के, इरिगेशन के, PWD के, ULB के, जहाँ ये काम सारे ठेके लेकर के करते हैं, इनकी बहुत शिकायतें होती हैं और तरह तरह के हैंडलिंग जो होती रहती है अपने को पता है। इसको दूर करने के लिए इनका भी एक सारा सिस्टम एक पोर्टल बना करके ऑनलाइन कर दिया है, वो भी अगले कुछ दिन में लागू हो जाएगा। आज उसकी प्रेजेंटेशन मैंने देखी है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें टेक्निकल 1-2 सुझाव जो आए उसको ठीक करते ही 5-7-10 दिन में इसको हम लागू करेंगे। उसका आप लोगों को दोबारा से बता दिया जाएगा, लेकिन उसका तैयार कर दिया हमने हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल, जिसमें चारों डिपार्टमेंट के ऊपर जो भी निविदाओं में भाग लेने वाले यानी जो टेंडर में भाग लेने वाले जो लोग हैं वो पहले अपने आप को रजिस्टर कराएंगे। रजिस्ट्रेशन का तो बल्कि 3 महीने पहले हमने ये पोर्टल खोल दिया था, लगभग 4600 लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू कर दी है, 1200 ने कंप्लीट कर ली है और अगले टेंडर जो है उन्हीं के माध्यम से वो भरेंगे। अब टेंडर को ऑनलाइन भरना, पेपरलेस, बिल्कुल इसके काम सारा पारदर्शी हो जाएगा, फेसलेस हो जाएगा, किसी को आकर के भरना नहीं है, ऑनलाइन भरेंगे। ऑनलाइन भरने के बाद उसको बिडिंग जो भी है उसको ओपन हो करके उसको मिलेगी, उसका जो भी पंजीकरण करेगा जो ऐसा जो कंट्रैक्टर है उस कंट्रैक्टर की पिछले जितने काम है उसका भी उल्लेख उसमें किया जाएगा, उसकी एक ACR भी बनेगी और जो अच्छे कंट्रैक्टर हैं उनको जो है EMD इससे भी छूट मिलेगी, कोई उनको अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उनके काम की क्वालिटी क्या थी ये सारी भी उसको ऊपर दर्ज होती रहेगी, ताकि आगे भी कम से कम प्रदेश के अंदर के जो कंट्रैक्टर हैं वो पारदर्शी तरीके से सब चीज़ें उनकी होंगी। बाद में उनको जो ये भरना पड़ता है क्या EMD क्या बोलते हैं उसको, EMB MB जो भरनी पड़ती है वो MB EMB हो जाएगी, वो भी अब ऑनलाइन भर देंगे। और जो हमारे रिव्यू करना है इंजीनियर्स ने, डिपार्टमेंट ने, वो भी सारा उसमें करेंगे। ऑब्जेक्शन जो है वो भी ऑनलाइन रहेंगे, उन ऑब्जेक्शंस को हटाने का काम जिसने करना वो भी करेगा। बिलिंग जो है वो भी ऑनलाइन होगी,
पेमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली उनको चली जाएगी। हमारा जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उसका जोड़ दिया है, जैसे ही बिल पास होगा उनको पेमेंट पहुंच जाएगी। 30 दिन के अंदर पेमेंट करने का प्रावधान है, और 30 दिन से डिपार्टमेंट अगर लेट करेगा तो उनको एक इंटरेस्ट भी मिलेगा। अब ये नहीं कि 6-6 महीने 2 साल 3-3 साल पेमेंट के पीछे भागते रहेंगे, इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ, अगर हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट चुस्त होगा और 30 दिन से पहले पेमेंट कर देगा तो उतना इंटरेस्ट काट भी लेंगे। क्यों? जैसे अखबारों ने किया, आपको ध्यान में ही है कि हमने जो डीपीआर ने हमारा ERP जो बनाया है, अभी तक कितना काट चुके हैं पैसा? 22 लाख रुपए करीब। 22 लाख रुपया कमा लिया हमारे डीपीआर महोदय कि आपको जल्दी पेमेंट करके। एमडी साहब का मेहरबानी। हाँ, अब कोई पेमेंट में दिक्कत तो नहीं होती ना? नहीं तो 2-2 साल 3-3 साल चक्कर काटते थे आप लोग भी। अब वो चक्कर कंट्रैक्टर्स के भी बंद कर दिए, और हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट बहुत चुस्त है इस मामले में, इसलिए उनके पास पैसों की कमी होती नहीं है। वो कहते हैं जल्दी दो और कुछ 22 लाख बचा लो कुछ। तो प्रदेश के हित में काम करने वाले सब लोग हैं, उनका बहुत बहुत आभार है, और उसी में हम सब लोग, आप सब लोग मिलकर के सहयोग करेंगे। तो मोटे तौर पर आज हमने ये जो 11 नए ऐसे प्रोग्राम, ऐसे जो चीज़ों के लॉन्च, ये सब आप हमने किए हैं। 1 नवंबर का इतना बड़ा जो पैकेज है, ये शायद पहली बार किया होगा। आज जनता को इतनी सारी सुविधाएं हमने दी हैं, ये विषय आपके सामने मैंने रखना था। फिर भी कोई आपको कोई प्रश्न, कोई शंका, कोई शुबा कोई हो तो 15-20 मिनट का समय है। सर, पारदर्शिता, विकास और हर्ष की कड़ी में आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने आज बहुत सारी नवीन घोषणाएं करी हैं, और हाल में ही एक कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस चीज का जिक्र किया था कि हरियाणा न केवल पूरे देश को बल्कि केंद्र सरकार को भी कई बार रास्ता दिखाता है, और नए जो ऐसे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे गवर्नेंस में पारदर्शिता आ रही है, लोगों को सेवाएं सुगम तौर पर मिल रही हैं। तो उसी की कड़ी में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं करी हैं। इस पे मैं अनुरोध करूंगा कि लघु फिल्म के माध्यम से एक प्रस्तुतिकरण किया जाए। विकास मॉडल कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से अंतिम पायदान पर खड़े जरूरतमंद व्यक्ति को लाभ और सुशासन की ओर बढ़ते हरियाणा को देश में मिली एक नई पहचान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उत्साहवर्धन के लिए भी हरियाणा धन्यवाद करता है। अनेक दशकों के बाद हरियाणा को मनोहर लाल जी खट्टर के नेतृत्व में शुद्ध रूप से ईमानदारी से काम करने वाली सरकार ने, तो पिछले 5 दशक में सबसे उत्तम काम करने वाली, इनोवेटिव काम करने वाली, दूर की सोच के काम करने वाली ये हरियाणा सरकार है। हरियाणा दिवस के इस मुबारक मौके पर माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा के आम जन से जुड़े 3 नए कार्यक्रमों की शुरुआत। हरियाणा ग्राम पंचायत संरक्षक योजना के तहत कुल 6311 ग्राम पंचायतों के संपूर्ण विकास की रूपरेखा तैयार की गई है। हरियाणा सरकार के अधीन किसी भी विभाग में नियमित पद पर कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों सहित राज्य सरकार के सभी ग्रुप ए के अधिकारी प्रदेश की किसी भी एक पंचायत के संरक्षक बन सकेंगे, यानी एक पंचायत एक संरक्षक। ग्राम पंचायत संरक्षक योजना से हरियाणा की ग्राम पंचायतों तक सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों, पंचायतों के मुद्दों और समस्याओं की जानकारी सीधे शीर्ष स्तर तक पहुंचेगी। संक्षिप्त में कहा जाए तो हरियाणा ग्राम पंचायत संरक्षक योजना हर पंचायत के समग्र विकास के नए युग का आरंभ है। परिवार पहचान पत्र योजना बढ़ते और गतिशील हरियाणा में आम जन का हक सुनिश्चित कर रही है। वास्तविक पात्र लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। इसी श्रृंखला में देश में अपनी तरह की अनूठी पहल करते हुए हरियाणा सरकार ने 400 से अधिक सेवाएं परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ दी हैं। हरियाणा के प्रत्येक परिवार को 8 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान किया जा रहा है। सरकार के इस निर्णय से पारदर्शिता के साथ हर योजना उस व्यक्ति तक पहुंचेगी जो उसका हकदार है। हरियाणा सरकार की सरकारी संस्थाओं द्वारा संविदात्मक यानी कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर की नियुक्ति में गैर मानकीकृत चयन प्रक्रियाएं मैन पावर को नियुक्त करने में पारदर्शिता का अभाव,
विलंबित से भुगतान न करना या राज्य आरक्षण नीति और अन्य सरकारी अधिसूचनाओं का पालन न करने जैसी शिकायतों को हरियाणा सरकार ने गंभीरता से लिया। अब सरकार ने कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड कंपनी का गठन किया है। निगम ने अपना काम शुरू कर दिया है। सभी विभाग कर्मचारियों की जरूरत के अनुसार अपनी मांग रोजगार निगम को भेजेंगे। राज्य के युवा समय समय पर पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण रोजगार निगम में करा सकेंगे। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत चिन्हित लाभार्थियों को प्राथमिकता मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि ऐसे परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय 1,80,000 हो। पोर्टल पर मैन पावर की आवश्यकता की सूचना उपलब्ध होगी। मौजूदा संविदात्मक मैन पावर को आईटी पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। फिर पारदर्शिता की एक नई मिसाल, व्यवस्था परिवर्तन, हरियाणा खुशहाल। अब मैं मीडिया के बंधुओं से प्रश्नों के लिए सीईटी वाला जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, क्योंकि काफी समय से बात कर रही है, ये अब फाइनल हो गया है कि कब होगा? फाइनल हो गया है। जो एजेंसी है जिसके माध्यम से टेस्ट होना है उनको हमने लिख दिया है। उनके साथ एक MOU करके और लगभग 2.5-3 महीने का समय और इसमें लगने वाला है, क्योंकि उन्होंने अपनी तैयारी करनी है। हमने रजिस्ट्रेशन इसका खोल दिया है। रिक्विजिशन अब हर एक डिपार्टमेंट की लेनी शुरू कर दी है। तो जैसे ही रिक्विजिशन इधर फाइनल हो जाएगी, उधर उनके साथ एग्रीमेंट का उनकी सारी व्यवस्थाएं बन जाएंगी। उसके बाद उनकी हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है उसकी एक एडवर्टाइजमेंट होगी और उस एडवर्टाइजमेंट के समय फिर से उस पोर्टल को खोला जाएगा, ताकि एडवर्टाइजमेंट होने के बाद किसी को शिकायत ना रहे कि जिस पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई करना था वो मुझे पहले पता नहीं था। तो एडवर्टाइजमेंट के बाद एक बार फिर खोला जाएगा और उस समय मैं समझता हूँ कि आने वाले मार्च तक, अभी तक 7.5 लाख लोगों ने रजिस्टर अपने आप को कर लिया है। तो मार्च तक या मध्य मार्च में पहला एग्जाम होने की संभावना है। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल मेरा कानून व्यवस्था को लेकर आपने कई इनिशिएटिव बनाए कि आपने कई प्रयास किए, महिला थाने भी बोले, लेकिन एक कानून व्यवस्था का मुद्दा रहा है सर। अभी जींद में आज एक बैठक भी हुई, वहाँ व्यापारियों की कुछ फिरौती मांगने का मामला था और जींद में आपकी पार्टी के विधायक कृष्ण बेटा ने कहा कि सरकार और प्रशासन के भरोसे न रहो, मांग करके लड़ी रखो। तो ये जो स्थिति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, घटना हुई है, ऐसा नहीं कि घटना नहीं हुई है, मेरे संज्ञान में है। और मैंने पुलिस को जो कहा है कि उन्होंने आदमी पकड़ भी लिए हैं, एक आदमी गिरफ्तार भी किया है, उन लोगों की पहचान हो चुकी है। अपराध कोई होता है तो सरकार या पुलिस का काम है उसको कितना जल्दी उसको यानी उसकी अपराधियों को चिन्हित कर ले, उनको पकड़ ले, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अपराध ना हो इसके लिए भी हमारी जितनी पेट्रोलिंग है वो सारी हमने बढ़ाई है। और जैसे मैंने बताया कि 650 जो हमारी पुलिस की वैन चल रही हैं, पुलिस की जो एम्बुलेंसेज चल रही हैं, या उस प्रकार से पेट्रोलिंग जो होती है उसमें कोई कमी नहीं है। फिर भी जो घटना इक्का दुक्का होती है उसको ट्रेस करती है पुलिस और उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। सरदाना जी, परवाना जी, नंबर 1। करते हुए 1.25 घंटा हो रहा है जी। कोई 1.25 घंटा करता है क्या? पहले कभी की किसी ने? आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, हमें क्वेश्चन पुट करने का भी राइट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको इसीलिए खड़ा किया। सर, मैं आई हैव 2 क्वेश्चन। नंबर 1, द फर्स्ट इज सर, 2 साल हो गए आपको कैबिनेट भरे हुए, 2 सीटें आपकी कैबिनेट में खाली पड़ी हैं। ठीक है। काइंडली टेल अस वो कब तक पूर्ण कर दी जाएगी, एक्सपेंशन होगी नहीं होगी। नंबर 2 क्वेश्चन सर, हरियाणा स्टेट में मार्केट कमेटियाँ अब वो ढिलान हो गई हैं और उनका जो काम करने का जो तरीका है, जो बात है, वो आपकी तरफ से गवर्नमेंट की ओर से एडमिनिस्ट्रेटर चला रहे हैं। आज का जमाना डिजिटलाइजेशन का है। काइंडली टेल अस कि ये मार्केट कमेटियाँ कब तक बन जाएगी? ठीक है, दोनों प्रश्न आपके अच्छे हैं।
कब तक बन जाएगी? दोनों प्रश्न अच्छे हैं, बता रहा हूँ। आप ताकि उसमें आपकी पार्टी के, जेजेपी के, बीजेपी के वर्गों को उसमें एडजस्ट किया जा सके। जी जी थैंक यू वेरी मच। जी। जहाँ तक पहला प्रश्न है, देखिए एक्सपेंशन करने को तो हमें किसी ने रोका नहीं, हम आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक नहीं करेंगे तब तक काम हमारा चल भी रहा है। हम तो 12 मंत्री इस नाते से चला रहे हैं, बहुत प्रदेश ऐसे हैं जो 8-8, 9-9 से भी अपना काम चलाते हैं, तो इसलिए इसमें कोई बहुत कठिनाई हमें नहीं है। और अपना एक पार्टी का एक रणनीति का काम होता है। रणनीति ऐसी होती है जो अगर बता दी जाए तो रणनीति नहीं है, तो रणनीति है, इसलिए स्ट्रेटेजी के नाते से जब करना होगा जिस दिन करेंगे उसका निमंत्रण आपको ज़रूर भेजेंगे। और जहाँ तक मार्केट कमेटी का विषय है, ये ठीक बात है कि पिछली मार्केट कमेटियों का टाइम पूरा हो गया, नई मार्केट कमेटियों को अभी हम ड्यू हैं, कभी भी जल्दी हम नाम मंगवा करके बना सकते हैं। अगर इस सीज़न में बन गई, अभी तो प्रोक्योरमेंट हमारी हो गई है, मेनली इन मार्केट कमेटियों का उपयोग प्रोक्योरमेंट के समय का ही ज़्यादा होता है, ताकि मंडियों में किसान के साथ तालमेल और अधिकारी कर्मचारियों के साथ तालमेल बना रहे, कहीं कठिनाई ना आए। तो इसलिए इस बार की प्रोक्योरमेंट ये धान की तो हो गई है। अब अगली जो मार्केट जो प्रोक्योरमेंट होगी गेहूं की यानी रबी फसल की होगी, उससे पहले मुझे लगता है हम लोग बना लेंगे, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। रबी की सीजन से पहले बना लेंगे। हाँ रवि पवन 7 साल में सर हरियाणा में आपका हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग या हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से आपने कुल कितने युवाओं को सरकारी नौकरी दी है 7 साल में? साथ ही सर 2024 तक का या 23 तक का आगे कोई लक्ष्य रखा है क्या? इसके साथ ही जुड़ा हुआ सवाल ये है सर कि विपक्ष लगातार आपकी नौकरी देने की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। आज सुबह रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा में परचून की दुकान पर नौकरी मिल रही है, कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर देना चाहिए। ये सवाल अलग है सर, लेकिन रोजगार दिए जाने का आंकड़ा क्या है? नहीं, अब ये पहले वाला सवाल बताऊं कि दूसरे वाला बताऊं? देखिए, जहां तक चयन आयोग के माध्यम से नौकरी देने का विषय, हमने इन 7 सालों में लगभग 83,000 नौकरियां और ये हमने दी हैं, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से नौकरियां दी हैं। जिनको नौकरी मिली है वो भी पूरे के गांव उमड़ करके आते हैं कि इस प्रकार की नौकरी कभी किसी को मिली नहीं। परसों मेरे पास एक फ़ोन आया मेवात से, मेवात में पहली एक लड़की और सब इंस्पेक्टर बनी है, और एक ऐसे परिवार से बनी है जिसके पिता बिल्कुल अनपढ़ हैं। उसने पहले बीएससी की यहाँ से गुड़गांव से, एमएससी उसने राजस्थान से की, एमएससी करने के बाद वो लड़की और सब इंस्पेक्टर बनी हैं। उसका मेरे पास स्वयं फ़ोन आया वहाँ से कि मैं बहुत आपका कृतज्ञ हूँ, मेरा तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे जैसे परिवार में से कोई लड़की सब इंस्पेक्टर बनेगी। लगभग 1-2 जिलों को छोड़ करके और 20 जिलों में से ये भर्तियाँ हुई हैं। आप लोग पुरानी जो भर्तियाँ अगर इस प्रकार की उठा के देखेंगे तो उनका जो कंसंट्रेशन होता था कुछ जिलों पर ही रहता था, और कुछ जिलों के लोग बड़े होशियार थे और बाकी जिलों के लोग होशियार नहीं थे, ऐसा तो नहीं है। एक डिस्ट्रीब्यूशन से आपको पता लग जाएगा कि सारे हरियाणा की भर्तियाँ हुई, कैसी हुई, किन परिवारों की हुई हैं। हालांकि मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, ऐसी जो 64 लड़कियां जो सब इंस्पेक्टर बनी हैं, उनमें से सिर्फ 6 ऐसी हैं जिनके पिताजी या परिवार में भाई या कोई भी सरकारी कर्मचारी हैं। 58 ऐसी हैं जिसके घर में एक भी सरकारी कर्मचारी नहीं है। यानी इसमें से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ग्रामीण बैकग्राउंड की उसमें बहुत ज़्यादा हैं लड़कियां, शहरों की भी हैं। तो हम ट्रांसपेरेंसी से करते हैं, कहीं चूक होती है, उस चूक को पकड़ने वाले हम लोग हैं। पूरे कांग्रेस के शासनकाल में 10 साल में मात्र 5 या 6 बार इस प्रकार के केस पकड़े गए, एफआईआर हुई, और उनके ही कार्यकाल में एफआईआर क्वैश हो गई या वो नीचे निर्णय ऐसे हो गए कि नहीं, इनका कोई दोष नहीं है। हमने अपने 7 साल में 42 एफआईआर कराई हैं। आखिर हम अगर कोई छुपाना चाहते तो एफआईआर कराने का काम तो हमारा ही था, हम क्यों कराते? हमें जहां भी कोई किसी प्रकार की गड़बड़ होती है तो एफआईआर कराते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये इस समय दोष ज्यादा हो गया, ये दोष कई सालों से चल रहा है, इनके गैंग पकड़े जा रहे हैं और नए नए तरीके से। क्योंकि आज जैसे साइबर क्राइम की बात कर रहा हूँ, इस प्रकार के सारे मेथड जो है चल रहे हैं, इनमें से कहीं ना कहीं जो लीकेज होती है उस लीकेज को हम पकड़ते हैं। इसलिए हम जो भर्ती हो रही है बिल्कुल किसी प्रकार की कोई उसमें कहीं गड़बड़ नहीं है। आज जो बात कही गई कि पेपर जो है 4-4 पेपर लिए गए हैं,
जब एक पेपर होता है तो आप ये कहते हैं कि एक ही पेपर था, वो पास वाला भी वही पेपर दे रहा था, ये भी एक कमरे में ही 15 लोगों का एग्जाम पास हो गए, 20 हो गए, 5 हो गए, इस प्रकार इसका है। और उसको रोकने के लिए अगर कमीशन ने एक नया मेथड अडॉप्ट किया है कि उस कमरे में एक पेपर नहीं होगा, 4 लोग अलग अलग पास बैठे अलग अलग पेपर देंगे, इसका मतलब ये कि वो करप्शन यानी कॉपिंग को रोकने के लिए सब किया गया। हाँ, इसका न्यूट्रलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन ये करने का उनका तरीका है कंपनी का अपना। कंपनी हर एक पेपर की इवैल्यूएशन जो करती है, उन पेपर का सेट अलग अलग जो होता है उसके अंदर मार्क्स के हिसाब से उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा तरीका है जिसको कोर्ट्स ने भी कहा है कि हाँ ये ठीक है। हर एक कोई कठिन पेपर है तो उसके मार्क्स मानो कम आएंगे, आसान पेपर है मार्क्स ज़्यादा आएंगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन करके सबको बराबर किया जाता है, एक मेथड है। इस मेथड हाँ सवाल हैं उनका भी ब्यौरा दिया था। देखिए, कोई भी लेवल है या कोई भी सवाल पूछे गए हैं सबके लिए एक जैसे हैं, और ये तो कंपैरेटिवली होता है। मानो आसान प्रश्न पूछे जाएंगे तो 98, 99 प्लस मार्क्स आएंगे, कठिन पूछे जाएंगे तो 85 आ जाएंगे या 75 आएंगे, है तो सबके लिए एक जैसा। जो परीक्षा पत्र होता है वो सबके लिए एक जैसा होता है, सबका IQ, सबका सब्जेक्ट की जानकारी, ये सब उसमें से पूछी जाती है। उसमें से जो योग्य होंगे, मेरिट के होंगे, वो ऊपर आएंगे। अगर आसान होंगे तो भी मेरिट वाले आएंगे, थोड़ा कठिन होंगे तो भी मेरिट वाले आएंगे। कठिन है तो सबके लिए है, आसान है तो सबके लिए है। और ये फिर एक जो पेपर सेटर होता है, पेपर सेटर को एक सब्जेक्ट कोर्स बताया जाता है, सब्जेक्ट बताया जाता है, सिलेबस बताया जाता है। उस सिलेबस में से उसने बनाना होता है, उसकी पूरी छूट होती है किस प्रकार का वो पेपर बनाए। इसमें न तो कमीशन की कोई दखलंदाजी होती है, न कोई सरकारी किसी कर्मचारी की दखलंदाजी होती है। पेपर सेटर दिए गए पैरामीटर्स के अंतर्गत पेपर बनाता है। सर, लेकिन इसमें एक चीज और है, जैसे सामान्य ज्ञान है या फिर कोई सब्जेक्ट है, उसके लिए कम से कम अंक निर्धारित किए जाए कि 15 नंबर का होगा, चाहे सेट भले ही 3 हो, लेकिन इसका वेरिएशन भी नहीं किया ही होगा, ऐसा नहीं कि नहीं किया होगा। बाकी ये चूँकि सारा विषय ऑटोनोमस बॉडी है, कमीशन के ऐसे रोज रोज के काम में दखलंदाजी सरकार के नहीं होती है। उन्होंने जो पैरामीटर बनाए होंगे वो जरूर बनाए होंगे। अगर फिर भी आप कोई चीज़ उसमें ध्यान कराएंगे कि कौन से पैरामीटर उन्होंने नहीं बनाया या बनाया तो ठीक बनाया नहीं बनाया, हमको सुझाव दे सकते हैं। लेकिन कमीशन जो है वो ऑटोनोमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, फेयर सिलेक्शन होनी चाहिए, हमारी अपेक्षा इतनी है, उसके अंदर गड़बड़ नहीं। स्पीकर साहब ने अभी एक लड़के को पकड़ा जो संडे को इंटरव्यू देने आया था, उसका क्या था? फर्जी इंटरव्यू लेटर था। मैंने पहले बता दिया कि उस गैंग में भी 40 लोग पकड़े गए हैं, 90 लाख रुपया वहाँ लेन देन हुआ है, वो सारे के सारे रिजेक्ट कर दिए गए हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि जो कमियाँ आती हैं उनको हम पकड़ते हैं। बाकायदा पंचकुला में एक ऑफिस बना हुआ था, 4 उसमें कमरे थे, 8-10 लोग वहाँ पकड़े गए, उसको सील कर दिया गया। इससे ऊपर हम क्या करेंगे? आखिर हम तो कहीं कोई अपराध हो रहा है, उस अपराधी को पकड़ना, उसके खिलाफ कार्रवाई करना, ये हमारा काम है। सीएम साहब, मेरा एक सवाल। सर इधर चलो। सर, केंद्र सरकार दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस है उनका नाम बदल रही है और सावरकर और सुषमा स्वराज जी के नाम पे रखी है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि शहीदों का अपमान किया जा रहा है। मेरा एक सवाल। दूसरा क्यों अपमान क्यों किया जा रहा है? पता नहीं सर, ये कांग्रेस पार्टी तो उन्हीं से पूछो। नहीं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि नहीं, अगर वो शहीदों के नाम से संस्थानों के नाम रख रहे हैं तो इसमें हमारी आपत्ति क्या है? कुछ भी नहीं है। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को ये चेतावनी दी है कि 26 नवंबर तक का आपके पास टाइम है। 27 नवंबर से किसान जो है वो ट्रैक्टर लेकर उनके बॉर्डर्स तक पहुंचेंगे, हरियाणा के और जितने भी बॉर्डर्स हैं, और जो तंबू वहां पर लगे हैं उनको मजबूत करने की कोशिश करेंगे। इस पर आप क्या देखते हैं? पहली बात तो कि 26 नवंबर हर साल आना है, ठीक है ना? तो कौन से साल का 26 नवंबर है ये तो मुझे भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं, एक बार। और दूसरा 26 नवंबर भी आई जाने वाली, मानो इसी साल की है तो कौन सा कोई कई साल बाद आनी है? 25 दिन बाद 26 नवंबर भी आएगी। और उनका एक लोकतांत्रिक अधिकार है, अगर वो आंदोलन को शांतिपूर्वक चलाते हैं, किसी भी तरीके से चलाते हैं तो उनका अधिकार है, करें। तिथियां आएंगी जाएंगी, तिथियों का कोई विषय नहीं है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? अच्छा, हाँ सर, इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि गुलाम सिंह जरूरी ने ये कहा है कि अगर उनको जबरदस्ती उनसे रास्ते खाली करवाए जाते हैं तो वो दिवाली जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के घर के पास मनाएंगे। मैं तो अगर और मगर बहुत लंबे लंबे होते हैं, अगर मगर जब आएगा तब देखेंगे।
बात ये मैं अभी हरियाणा का मुख्यमंत्री हूँ, इससे आगे की बातें किसी और से पूछोगे ज़्यादा अच्छा है। मैं तो बता रहा हूँ, ये किसी और से पूछोगे ज़्यादा अच्छा, मैं अभी हरियाणा का मुख्यमंत्री हूँ। हाँ हाँ हाँ। 7 साल हो गए आपको, और जब आपने सरकार संभाली तब महंगाई की क्या स्थिति थी, आज महंगाई की क्या स्थिति, इस पूरी महंगाई के आंकड़ों को कैसे देखते हैं, जबकि तमाम जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां कह रही है महंगाई से जनता त्रस्त है, त्राहिमाम मचा हुआ है, आप पूरी महंगाई किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पार्टी इन पावर और विपक्ष, ये दो अलग अलग खेमे रहते हैं हमेशा। कोई भी सरकार हो, हमारी हो तब, किसी और की हो तब। और ये जो आलोचना के विषय होते हैं, आलोचना के लिए आलोचना करना बड़ा आसान होता है, इसमें कहीं कोई दम नहीं है, तथ्य नहीं है। ये महंगाई आज से नहीं, 1947 जब से देश आज़ाद हुआ उस समय से लेकर के और आज तक भी हो रही है, आगे भी इसकी जो निश्चित दर है वो होती रहनी है। जो इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन का आखिर उस महंगाई की दर लगातार हम देखते हैं 2006 से 2016 तक 256% महंगाई हुई, डीए दर जो तय हुआ। और अब 2016 से लेकर के और अब 2021 तक 5 साल में मात्र 156% था। हाँ, 156% था 10 साल में। और अब मात्र 2016 से लेकर और 2021 5 साल में मात्र 31% हुआ, यानी 28% था, 3% और महंगाई दर घोषित की गई है। ये महंगाई दर डीए के हिसाब से आप लोग आंकलन करें कि 5 साल में 31% होती है और 10 साल में 156% होती है, तो आंकड़ा तो सबको पता है। कोरोना के बाद ज्यादा लग रही लोगों को। नहीं, वो तो कोरोना एक फेज था। वो रोजगार नहीं, फेज था, लेकिन उसमें सरकार ने अपने ढंग से उसको सारे को संभाला है। और हमने आर्थिक स्थिति भी कोरोना में हमारी कम नहीं होने दी। हमने जैसे बताया, जीडीपी की हमारी वृद्धि दर हरियाणा की जो है इस बार बढ़ी है और 8% तक जाएगी। नेशनल शायद इससे भी कम है, तो हमारी हरियाणा की कोई समस्या नहीं है। और जहाँ तक वृद्धि दर या इस प्रकार के इन्फ्लेशन रेट है, आपको मालूम है कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, 1 रुपये का $1 था। 1 रुपये का $1 होता था। आज स्थिति क्या है, डॉलर की कीमत कितनी हो गई? 80 रुपया। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर भी इन चीज़ों का प्रभाव होता है। ऑयल जहाँ तक है, ऑयल जो है ये इंटरनेशनल मार्केट की कमोडिटी है, इसलिए ऑयल की महंगाई देश की महंगाई के समकक्ष चलेगी ऐसा नहीं है। ऑयल तो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से जैसा चलता है उस हिसाब से चलेगा। अपने देश की चीज़ें जैसी थी वैसी हैं, कहीं कोई महंगाई का ऐसा विषय नहीं आया। केवल जिसको कहना चाहिए पेट्रोल, डीजल, गैस, और उसकी भी अगर आप तुलना करेंगे तो पिछले सालों की तुलना जिस प्रकार से चल रही है उसी प्रकार से अब चल रही है। यानी 2014 में पेट्रोल डीजल क्या रेट था? 60 रुपए के आसपास था। 60 रुपए के आसपास था। आज 2021 में 7 साल के बाद हर चीज डबल हुई है, तो अगर वो 60 का 105 हो गया, 107 हो गया, 60 भी नहीं रहा होगा, कुछ कम रहा होगा, तो डबल ही हुआ है वो भी। तो हर एक चीज 7 साल में डबल हुई। आप कोई चीज उठा के देख लीजिए, सैलरी डबल हुई है, आप उठा के देख लीजिए, सबकी सैलरी उठा के देख लीजिए, इन 7 सालों में डबल हुई है। सर मेरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, सभी सरकारें जो है पर्यावरण संरक्षण को लेकर सब चिंतित हैं। हाँ, ठीक है, लेकिन सर एक सीएनजी एक ऐसा फ्यूल है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। दिल्ली में उसका रेट सर 50 रुपए किलो है, और हरियाणा में, यूटी में, पंजाब में इसमें 17 रुपए का फर्क है। वो 67 और 66 रुपीज का है सर केजी। ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है सर? अगर खैर इसकी जानकारी मुझे नहीं है, या तो वैट का अंतर होगा, क्योंकि आखिर सीएनजी भी उस फ्यूल के साथ जुड़ा हुआ है। कोई मालूम इसका के? नहीं, एक मिनट। सर सीएनजी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसिंग मैकेनिज्म के तहत वो सरकारी संस्थाओं को यानी आईजीएल को मिलती है। जो हमारे यहाँ जो जगह है वो प्राइवेट है, बाकी जहाँ आईजीएल की है वहाँ तो सप्लाई सिस्टम में भी। और बता रहे हैं कि सरकारी जो एजेंसी है ये उसके माध्यम से, हाँ आईजीएल के माध्यम से चल रही है, हमारे यहाँ प्राइवेट उसके माध्यम से है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई इसमें योगदान तो सरकार का या तो रहा होगा, नहीं तो प्राइवेट के कारण से डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम, एक शहर का डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम रहता है वो कम कॉस्टली रहेगा। और जब हम लंबे एरिया में उसका डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बनाएंगे तो स्वाभाविक उसका रेट का अंतर रहेगा। हाँ, ये ठीक है कि इसके ज़्यादा मात्रा में इसकी सप्लाई शुरू हो, इसका नेटवर्क बने,
इस पर हम लगे हुए हैं कि CNG PNG सब शहरों में इसकी सप्लाई बने। उसकी पाइपलाइंस बहुत से शहरों में बिछ रही हैं, कुछ आगे के प्रोग्राम चल रहे हैं, और अब तो NGT ने भी कह दिया है कि आगे इंडस्ट्री में भी CNG PNG का उपयोग होगा, और CNG PNG के बिना जो बाकी फ्यूल है उसको बंद करने जा रहे हैं। इसलिए इस पर सीएम साहब, मेरा एक सवाल है। आपने 7 साल बड़ी अच्छे तरीके से पार कर लिए हैं, 2 गठबंधन के साथ पार कर लिए सॉरी। तो क्या जिस तरीके से आपने चुनौतियों में वादे किए हैं, अब आप लोगों के बीच किसी तरीके का कार्यक्रम करेंगे इस 7 साल के धन्यवाद के तौर पर? निश्चित रूप से जाएंगे। लोगों में पहले भी हम गए हैं, अब भी जा रहे हैं, आगे भी जाएंगे। जाना कोई बंद नहीं किया है। इसलिए हम हर एक वर्ष में जो हमारे निश्चित कार्यक्रम होते हैं उसको हम करते हैं। सरकार के लोग भी करते हैं, पार्टी के लोग भी करते हैं, और मेरे आगे के भी कार्यक्रम जो बन रहे हैं, अगले 2 महीने के कार्यक्रम जहाँ जहाँ बने वहाँ मैं जाऊँगा। और अभी आने वाले 2 साल में 90 की 90 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर, क्योंकि कोविड के कारण से मुख्य कारण था टूर के कम होने का, वो कोविड था और कोई नहीं था। उस कोविड के कारण से प्रभाव जो पड़ा था, अब चूँकि कोविड इज़ ऑन इट्स डाइंग स्टेज और कोविड से हम बाहर निकलें, प्रभु करे जल्दी से हम स्वस्थता की ओर आगे बढ़ें, और आगे 2 सालों के अंदर 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाने वाला। अब और कोई हाँ, और कोई हाँ। During the course of your briefing, you have mentioned Kisan agitation, and in the answer question on the session also, Kisan agitation. My question to you is: the former Chief Minister of Punjab, Captain Amrinder Singh, has stated more than once that he will be talking to the Union Home Minister Amit Shah and also the Kisans to find an amicable solution. Do you have any suggestion for him? इसको किसान की एजिटेशन को किसी हल के आपको सलाह देना चाहेंगे उसको? नहीं, नॉट ओनली अमरिंदर सिंह, बट कोई भी व्यक्ति हरियाणा का, पंजाब का या कहीं का भी इस सोल्यूशन के लिए बीच में कोई बातचीत करता है, नेगोशिएशन करता है, तो विल वेलकम इट। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कोई पार्टियों के हिसाब से कोई हम सोचते हैं इस समस्या का हल, ऐसा नहीं है। हमें तो एक सिस्टम को ठीक चलाने के लिए अब पार्टी विचार करके और चीज़ों का सलूशन होता है तो बहुत ही अच्छी होगा। अमरिंदर सिंह करें, कोई और करें, हम तो अपनी ओर से कर ही रहे हैं, लेकिन अगर कोई इस सलूशन पर लाने के लिए कोई अगर भूमिका निभाता है तो देयर इज नो हार्म इन इट। एक तो पेंशन को लेकर के जानना चाहते हैं, उसको लेकर के कोई घोषणा आप करेंगे, और दूसरा पारदर्शिता और ईमानदारी को लेकर के आप 7 साल चल रहे हैं। जब भी इस पर प्रश्न उठा, विपक्ष ने मुद्दा उठाया, तो उस वक्त आपने इंक्वायरी मार्क कर दी। कई विषयों पर इंक्वायरी मार्क हुई, आपके पास भी पहुंची हुई है। उनको कब तक आप विपक्ष के सामने, मीडिया के सामने, प्रदेश के सामने रखेंगे? देखिए, पहली बात तो है कि जो भी कोई घोषणा करनी होती है अपने आप करते हैं, किसी के कहने पर नहीं करते हैं। हमारी जो योजना होती है तब करते हैं, जब योजना होगी तब करेंगे। और जहाँ तक किसी भी इंक्वायरी का होता है, इंक्वायरी की जब रिपोर्ट आती है तो कोई ऐसा बंच ऑफ इंक्वायरीज कोई है और उसके लिए बहुत आप लोगों को इंतजार, ऐसा नहीं है। जिस भी इंक्वायरी को हम मार्क करते हैं, जब भी उसका रिजल्ट आता है लोगों को बताते हैं, मीडिया के माध्यम से बताते हैं, और आगे भी जब भी कोई कंप्लीट होगी सब बताएंगे। एक मिनट, कौन बोल रहे हैं? चुनाव में क्या नतीजे आने वाले हैं और क्या आपको फीडबैक मिली? जजमान कल आ जाएगा। आपने 7 साल पे जो उपलब्धियां बताई हैं और अपने विजन रखा है, 11 कुछ नई घोषणाएं की हैं। धनखड़ जी बैठे हैं, इन्होंने पार्टी के सेक्रेटरी के नाते 7 साल 7 कमाल के नाम से बाहर चलाया, पिछले 1 महीने से प्रोग्राम चलता रहा, और आपने कहा कि वो 7 तो एक बड़ा बैनर है, उसके पीछे 100 है, मतलब 700। लेकिन लोकतंत्र में कोई विपक्ष की भूमिका रहती है, और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 7 साल 7 कमाल कुछ नहीं है, इस सरकार ने कुछ नहीं किया है, और इसीलिए हम विपक्ष आपके स्पष्ट जनता के बीच में जा रहे हैं। और महंगाई, बेरोजगारी की बात जो ट्रीटमेंट करते हैं वो आपने सुनी होगी। इस विषय पे इस विपक्ष के, और क्योंकि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सेंटर जी ने, उन्होंने भी यही कहा कि कुछ नहीं, और सबसे करप्ट सरकार आपकी सरकार को उन्होंने बताया है। तो इस पे आपका क्या कहना? देखिए, ये उनका धर्म है, विपक्ष का धर्म उनको निभाना ही चाहिए, उनको खूब गालियां देनी चाहिए। हम नहीं कहते कम करें। अंतर तो तब होता है जब जनता उसको स्वीकार करे। जनता को सब पता है कि हम क्या कर रहे हैं, जनता को ये भी पता है, हमने बता दिया कि आगे हम क्या करने वाले हैं। ये सरकार
गरीब की, मजदूर की, निराश्रित की, छोटा व्यापारी, छोटा किसान, महिलाएं, बूढ़े, शिक्षा, स्वास्थ्य, जिन चीज़ों की हम चर्चा करते हैं उस पर एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। जब जनहित की योजनाओं को हम लागू करेंगे तो वो कुछ भी कहें, उनके कहने का कोई असर नहीं जाता कुछ भी। दूसरा, आपने सरकार प्रयास कर रही थी सिंघू बॉर्डर और टीपी बॉर्डर पे रास्ता खोल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, उनको भी कहा है कि आपको किसी दूसरे का अधिकार छीनने का नहीं है, रास्ता खोल दीजिए। हमारी कमेटी ने मीटिंग की, लेकिन उन्होंने बाइक खोलने का सिर्फ उतना सके, उधर से इशारा करेंगे, उधर से इशारा करेंगे, सिर्फ इतना सा मिलेगा। तो मुझे लगता है सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि सड़कें खुले, नुकसान बहुत हो चुका है, कई 1000 करोड़ का नुकसान तक हो चुका है। तो अब सरकार क्या कर रही है? हम तो यही चाहते हैं बातचीत के माध्यम से सारे रास्ते निकलें। हमने कमेटी बनाई है होम सेक्रेटरी के देखरेख में। उस कमेटी ने पहले जब नेताओं को, इन किसान नेताओं को बुलाया, वो आए नहीं। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा उनको एक दिखाया गया कि हाँ भी सुप्रीम कोर्ट भी कोई निर्णय दे सकता है, तब वो आकर के तो भी उन्होंने अपने सेकंड लेवल के लोगों को भेजा, उनसे बातचीत हुई और एक रास्ता टिकरी बॉर्डर का खोलने की कुछ सहमति बनी, उतना खुल गया है। बातचीत अभी भी चालू है, सुप्रीम कोर्ट में केस अभी भी बाकी है। तो इसलिए हम सोचते हैं कि जल्दी इन समस्याओं का समाधान होगा। और वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे इंडस्ट्री के लोग हैं, चाहे डेली अप डाउन करने वाले लोग, दोनों बॉर्डर से जो दिल्ली और हरियाणा आते जाते हैं, उनका बहुत एक उनको भी कष्ट है, कठिनाई भी बहुत है, नुकसान भी बहुत हो रहा है। इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अल्टीमेटली प्रदेश का जो नुकसान हो रहा है इसको समझना चाहिए सबको। और ये रास्ते बंद करना ये कोई समाधान नहीं है। आखिर यही रास्ते बंद करना समाधान होता तो ये 11 महीने में हो गया होता। तो इसलिए इस जिद को छोड़ करके रास्ते खुलने चाहिए, आवागमन होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बना के रखना चाहिए। इस नाते से एक जितना रास्ता खुला है उसमें थोड़ी राहत जरूर मिली होगी। अभी 5 फुट का कुछ रास्ता ऐसा खुला है, वो भी टिकरी बॉर्डर का, सिंघू बॉर्डर की बातचीत चल रही है। तो इसलिए जल्दी ये रास्ते खुलें, ऐसा प्रयत्न हम भी कर रहे हैं। और अगर आपकी जाए बस तीन सवाल नहीं, क्योंकि आप मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे हैं, पूरी कैबिनेट बैठी होगी। जो आज का उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसका केवल आधार था कल का कांस्टेबल का जो प्रश्न पत्र था। कि अगर इसमें से कोई 30 सवाल भी मुख्यमंत्री जी, डीजीपी, आईजी ये दे दें तो मैं 100 रुपए का चेक का जिस दिन मुझे सब इंस्पेक्टर बनना होगा उस दिन मैं दे दूंगा उत्तर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।